Hello students, welcome to Kenny's Educare. Today in the session of class 7th Geography, we will be reading and learning about lesson number 8. Chapter का नाम है Human Environment Interactions, the Tropical and the Subtropical Region. तो हम human और environment का interaction study करेंगे पर दो particular region के respect में, और वो दो particular region है the tropical region and the subtropical region. ठीक है? So students, जान लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे. In this chapter we will read and learn about the following topics. पहले हम देखेंगे चैप्टर का इंट्रोडक्शन, ठीक है. ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन क्या होता है, ये सब कुछ देखेंगे. फिर हम पढ़ेंगे लाइफ इन द अमेज़न बेसिन, क्योंकि हमने आपको बताया कि हम इस चैप्टर में ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन देखेंगे, लेकिन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में, है ना. तो स्टार्ट करेंगे ट्रॉपिकल रीजन से, दैट इज अमेज़न बेसिन. अमेज़न बेटा, अमेज़न बेसिन साउथ अमेरिका में है, ठीक है. बहुत सारी कंट्रीज में स्प्रेड है ये बेसिन. तो यहाँ का रीजन का हम क्लाइमेट, रेन फॉरेस्ट और इस रेन फॉरेस्ट के लोग सबके बारे में पढ़ेंगे. फिर हम पढ़ेंगे लाइफ इन दी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, और ये हो जाएगा आपका सब ट्रॉपिकल रीजन का बेसिन. एक रीजन ट्रॉपिकल का, एक रीजन सब ट्रॉपिकल का, ठीक. और इसमें भी हम क्लाइमेट, यहाँ के फॉरेस्ट, यहाँ के लोग और यहाँ के फॉरेस्ट या का बेसिन कौन कौन सी एक्टिविटीज सर्व करता है और ह्यूमन और एनवायरनमेंट का इंटरैक्शन कैसे होता है इस रीजन में, ये सब स्टडी करेंगे. फिर हम एक केस स्टडी पढ़ेंगे कि एक लेक कैसे एक इंसान के लिए लाइवलीहुड का काम करता है, ठीक है. एंड एट द एंड वी विल रिकॉल द चैप्टर विद द हेल्प ऑफ सम एक्सरसाइजेस, क्योंकि रिविजन के बिना, असेसमेंट के बिना लर्निंग कंप्लीट नहीं हो पाती, ठीक है. हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि हमें सब कुछ आता है कि नहीं आता है. तो रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी विल रिकॉल द चैप्टर विद द हेल्प ऑफ सम एक्सरसाइजेस. So let's get into the chapter now. Starting the chapter with the introduction. So there was a girl, Renuka, and she was very excited. Shrikant uncle was home after a gap of nearly 4 months. तो रेणुका एक गर्ल है और उनके अंकल, रेणुका के अंकल बहुत महीनों के बाद घर आए हैं उन लोगों से मिलने के लिए, ठीक है. Now why she was excited? Because her uncle, Shrikant uncle, was a wildlife photographer and he traveled widely. अंकल क्या काम करते हैं? वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं और वो बहुत जगहें घूम चुके हैं. Renuka's interest in wildlife and forests began at an early age when her uncle introduced her to the books on nature. और रेणुका बहुत खुश है अपने अंकल के आने से, क्योंकि रेणुका को खुद को वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट में बहुत इंटरेस्ट है और उसको ये इंटरेस्ट बहुत अर्ली एज से है, क्योंकि उसके अंकल ने ही उन्हें, रेणुका को कुछ ऐसी बुक्स पढ़ाई which were based on nature. तो बचपन से ही रेणुका नेचर से रिलेटेड, वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट से रिलेटेड बुक्स पढ़ती आई है, जो कि उनके अंकल ने ही उनको पढ़वाई थी. That is why Renuka is very happy that this uncle is now back home. Pictures of distant lands and people who lived there always fascinated her. और रेणुका को बहुत खुशी होती थी इन सब चीजों को देखकर कि दूसरी कंट्रीज में किस टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, किस टाइप के अलग अलग वाइल्ड लाइफ पाई जाती है और लोग कैसे रहते हैं, ठीक है. वो जो ह्यूमन और एनवायरनमेंट का इंटरैक्शन है वो फार ऑफ नेशंस में कैसे होता है, रेणुका को ये स्टडी करके या ऐसी कोई भी पिक्चर्स देख के बहुत खुशी मिलती है. एंड आई एम श्योर आपको भी, अगर आप इंडिया के ही किसी ऐसे पोर्शन की फोटो देखते हो जो आपने कभी नहीं देखा, तो आप खुद भी बहुत फैसिनेट होते होगे कि वाह ये हमारी इंडिया में है, ठीक है. तो ऐसे ही रेणुका भी बहुत खुश होती है जब वो किसी भी ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन से रिलेटेड कोई भी इमेजेस देखती है, ठीक है. इन दीज पिक्चर्स रेणुका, you can see people from different parts of the world, some from dry deserts, some from frozen lands and some from hot rainforests. तो रेणुका को उसके अंकल ने ये वाली इमेज दिखाई, ये वाली देखो, आप मेरा एरो देखो, ये वाली इमेज दिखाई और बोला कि रेणुका इस पिक्चर को ध्यान से देखो और आपको लगेगा कि दुनिया के अलग अलग जगह के लोग इस पिक्चर में फिट किए गए हैं, ठीक है. कुछ लोग ड्राई डेजर्ट को बिलोंग करते हैं, कुछ फ्रोजन लैंड से जहां पे हर वक्त बर्फ रहती है, कुछ वहां को बिलोंग करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो हॉट वेट रेन फॉरेस्ट वाले एरियाज को बिलोंग करते हैं. दैट मीन्स वो उस रीजन से आए हैं जहां पे हमेशा बहुत बारिश होती है,
प्लस टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है और वहां पे रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, आप खुद भी इस इमेज में देख सकते हो सबकी शक्लें कितनी डिफरेंट हैं। ठीक है, सबका स्टाइल भी कितना डिफरेंट है, सबकी आईज शेप, चेहरे का शेप, ठीक है, ये सब कुछ आपको देखने में काफी डिफरेंट लग रहा होगा। दे आर द पीपल फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इस इमेज में आप देख सकते हो। दे लुक सो डिफरेंट फ्रॉम मी। रेणुका ने ये देखा कि रेणुका की खुद की जो फेस है या जो फीचर्स हैं उसके, वो बहुत अलग है इन सब लोगों से। रेणुका ने बोला कि ये सब लोग मुझसे बहुत डिफरेंट दिखते हैं। तो उसके अंकल ने बताया दे मे लुक डिफरेंट बट दे शेयर द सेम बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। हाँ बेटा, आपकी शक्ल और उनकी शक्ल बिल्कुल नहीं मिलती, आपके फीचर्स और उनके फीचर्स बिल्कुल अलग हैं, पर उनको भी अपनी लाइफ के लिए बेसिक नीड्स में फूड, क्लोथिंग, शेल्टर ही चाहिए होता है। जैसे आपको रहने के लिए आपकी बेसिक नीड्स क्या है बच्चों, कि आपको रोज खाना मिल जाए, है ना, आपके पास क्लोथिंग हो और आपके पास शेल्टर हो, ये आपकी बेसिक नीड्स हैं। इसके बियॉन्ड सारी डिजायर्स हैं या फिर नेसेसिटीज हैं, बट बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ में हम हमेशा फूड, क्लोथिंग और शेल्टर को गिनते हैं, क्योंकि इसके बिना आप बिल्कुल नहीं रह सकते, है ना, आप भूखे नहीं रह सकते, बिना कपड़े के नहीं रह सकते, बिना शेल्टर के आप बहुत ज्यादा बीमार पड़ोगे और कई लोगों की डेथ भी हो जाती है जो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में रहते हैं बिना घर के। ठीक है, तो ये है बेसिक नीड्स। तो श्रीकांत अंकल ने समझाया कि रेणुका, आपकी और इन सारे लोगों की शक्ल नहीं मिलती, ट्रू, पर इन लोगों की भी वही बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ हैं जो तुम्हारी हैं। दैट मीन्स इन्हें भी फूड, क्लोथिंग, शेल्टर चाहिए ही चाहिए होता है। Their children do the same things as you probably do. इनके बच्चे भी वही काम करते हैं जो आप लोग करते हो, गेम्स खेलते हैं, थोड़ा बहुत झगड़ा करते हैं, quarrel sometimes, and then make up. They sing, they dance and help the families with various things that need to be done. उनकी शक्लें अलग हैं, पर वो भी हमारी तरह ह्यूमंस हैं। ठीक है, वो भी हमारी तरह ह्यूमंस ही हैं और वो भी वही बेसिक एक्टिविटीज करते हैं जो हम लोग रोज करते हैं, वही खाना पीना, नाचना गाना, खेलना, कभी कभी लड़ाई कर लेना, ये सारी चीजें। ठीक है, they live closer to nature and very early in their lives have learned to care for nature. They learn how to catch fish and how to collect material from the forest. बस एक चीज का डिफरेंस है। श्रीकांत अंकल ने समझाया कि बेटा, यहाँ पे आप जिन लोगों की फोटोज देख रहे हो उनमें और हम में एक ही बात का डिफरेंस है कि इन लोगों ने बचपन से ही नेचर की केयर करना सीख लिया। दे रिस्पेक्ट द नेचर, दे केयर फॉर द नेचर। वो कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे नेचर डिस्ट्रॉय हो या डिस्ट्रक्ट हो या नेचर को किसी तरीके का हार्म पहुंचे, वो ऐसा कोई काम नहीं करते। बचपन से ही उन्होंने मछली पकड़ना सीख लिया, फॉरेस्ट से मटेरियल कलेक्ट करना सीख लिया, फिर वो चाहे फ्रूट्स हो, चाहे ब्रांचेस हो ट्रीज की, ये सारी चीजें कलेक्ट करना उन्हें आता है। उन्होंने बचपन से ही नेचर के साथ बहुत इंटरैक्ट किया है। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरैक्शंस। ठीक है, तो इसमें श्रीकांत अंकल रेणुका को उन लोगों के बारे में बताने की कोशिश कर रहे थे जो नेचर से बहुत इंटरैक्ट करते हैं, बचपन से ही नेचर के क्लोज हैं एंड इसीलिए वो नेचर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और नेचर की केयर भी करते हैं। दैट मीन्स वो फॉरेस्ट से उतनी ही रिसोर्स लेते हैं जितनी वो उसको वापस कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेसिव डिप्लीशन नहीं करते। ठीक है, डिटेरियोरेशन किसी भी तरीके का नहीं करते वो लोग। ठीक, ये फर्क है रेणुका या हम जैसे लोगों में और वो जो इमेज में दिखाए गए लोग, वो उनमें और हमें यही डिफरेंस है कि ये सारे लोग नेचर से बहुत जुड़े हुए हैं और नेचर की रिस्पेक्ट एंड केयर करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई बात कि ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन में जो लोग नेचर के नियर होते हैं और हम लोगों से वो काफी डिफरेंट होते हैं। मेन बात करते हैं आप चैप्टर की। इस चैप्टर में मैंने आपको इंडेक्स के टाइम पे भी बताया था एंड वेलकमिंग नोट में भी बताया था कि हम इस चैप्टर में ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन पढ़ेंगे, बट विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, तो आज इस चैप्टर में हम लोग अलग अलग लोगों के बारे में पढ़ेंगे
विद रिस्पेक्ट टू दिस रीजन, दैट मीन्स हम उस पर्टिकुलर रीजन की फीचर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऐसे कौन से रीजन हैं जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं, हम उन कंट्रीज को देखेंगे, वहां की लाइफ कैसी होती है, वहां का क्लाइमेट कैसा होता है, ठीक है, कौन कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ये सब हम देखेंगे, ठीक है। तो इस ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन की जर्नी में ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन में हम शुरू करते हैं सबसे पहले लाइफ इन द अमेज़न बेसिन, क्योंकि ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन का मान सकते हैं सबसे बड़ा हब है जहां ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन अच्छे से स्टडी किया जा सकता है एकदम, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद लाइफ इन द अमेज़न बेसिन। नाउ बिफोर लर्निंग अबाउट द अमेज़न बेसिन, लेट अस लुक एट द मैप. Notice that the tropical region lies very close to the equator. That means between 10 degree north and 10 degree south. So it is referred to as the equatorial region. Okay, हम लोगों ने जब latitudes and longitudes पढ़ा था, शायद लास्ट क्लास के सिलेबस में आपने पढ़ा है, बट कोई बात नहीं, अगर नहीं भी पता है, लेट मी टेल यू। ऑलराइट, तो इस इमेज से समझने की कोशिश करते हैं कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। इस चैप्टर में हम लोग ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन देखेंगे, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्रॉपिकल रीजन और सब ट्रॉपिकल रीजन के रिस्पेक्ट में हम ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन को स्टडी करेंगे, है ना। और क्योंकि अब हम अमेज़न बेसिन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि इक्वाटोरियल रीजन क्या होता है और ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, ठीक है। ये दोनों चीजों को जानना बहुत जरूरी है। इक्वेटर की लाइन 0 डिग्री से जा रही होती है, ये आपको पता है। 0 डिग्री की लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं, ये आपको पता है। एक होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.30 मिनट्स साउथ, और एक होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि नदर्न हेमिस्फीयर में होती है, ठीक। ये दो ट्रॉपिकल लेयर्स आपको पता है, इन्हें हम ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स। इनके नाम भी आपको पता है, ठीक। एक लाइन होती है 10 डिग्री पे, 10 डिग्री साउथ, 10 डिग्री नॉर्थ। तो 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ के बीच का जो रीजन होता है बच्चों, उसे हम कहते हैं इक्वाटोरियल रीजन। क्या कहते हैं? इक्वाटोरियल रीजन, ओके। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक के रीजन को हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल रीजन। 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ तक होता है इक्वाटोरियल रीजन। इक्वाटोरियल रीजन, यहां से ये ट्रॉपिकल को हटा देते हैं जरा, आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, ओके। तो 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ तक हो गया इक्वाटोरियल रीजन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक हो गया ट्रॉपिकल रीजन, ठीक। और इस पूरी बेल्ट को कहते हैं ट्रॉपिक्स। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक्स। इसके ऊपर 30 डिग्री की भी एक लाइन होती है। अरे आपको पता है लैटिट्यूड तो पूरी 90 डिग्री तक है ना। 30 डिग्री की भी लाइन होती है, 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ। 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच का जो रीजन होता है, 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच का जो रीजन होता है, वो है सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल, जहां पे इंडिया का पार्ट भी आता है। हम लोग सब ट्रॉपिक्स, हमारा जो नॉर्थ हिस्सा है वो सब ट्रॉपिक्स में आता है, ठीक। ये तो ट्रॉपिक हो गया, ये तो आपको पता चल गया। इसके बियॉन्ड, इस 23 वाली लाइन के बियॉन्ड जितना भी रीजन है वो सब ट्रॉपिकल है। और 30 डिग्री के ऊपर चले जाओगे तो टेम्परेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टेम्परेट। ट्रॉपिकल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये येलो लाइन आपको दिख रही होगी जिसका नाम है सब ट्रॉपिक्स। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है सब ट्रॉपिक्स, ठीक। तो ये ट्रॉपिकल लैटिट्यूड से लेकर येलो लाइन तक, मतलब 30 मिनट्स वाली जो लाइन है, वहां से लेकर 30 डिग्री साउथ, या कह सकते हो 30 डिग्री नॉर्थ, कोई भी लाइन ले लो, यहां तक के रीजन को हम सब ट्रॉपिकल कहते हैं। तो कौन कौन से रीजन देख लिए? इक्वाटोरियल जो 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ पे होता है, ट्रॉपिकल जो कि 10 डिग्री से 23 डिग्री तक होता है, सब ट्रॉपिकल जो ट्रॉपिक की लाइन से लेकर 30 डिग्री तक होता है, ठीक। ये 3 लाइंस हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। इन्हीं लाइंस के रीजन को स्टडी करेंगे, इसलिए आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये लाइंस हैं क्या। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए लाइन को लेकर, ठीक है। एक फुल फ्लेजेड इमेज यहां से भी आप देख सकते हो। सारी लाइंस यहां बनी हुई है, इक्वेटर की भी, ट्रॉपिक्स की भी,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की भी, सब ट्रॉपिक्स की भी, ठीक है। पूरी लाइंस बनी हुई हैं, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो देख सकता है। सारी कंट्रीज भी क्लियरली इसमें डिफाइंड है कि ट्रॉपिक रीजन में कौन सी कंट्री आती है। तो आप देख सकते हो कि इंडिया जो है वो ट्रॉपिक में भी आ रहा है, सब ट्रॉपिक में भी आ रहा है। सब ट्रॉपिक के ऊपर का रीजन बेटा टेम्परेट जोन होता है, जो इस चैप्टर में हम लोग स्टडी नहीं कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग केवल ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल पढ़ेंगे, केवल उस पर अपनी नजर रखो अभी, ठीक है। जानेंगे सब कुछ, पता सब कुछ होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, लेकिन जिसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान होना चाहिए ताकि फोकस बना रहे, ठीक है। इक्वेटर की लाइन, ये पूरा रेंज रेड जोन जो है वो ट्रॉपिक का है, और थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा सब ट्रॉपिक भी है। तो इन्हीं रीजन को हम आज स्टडी करेंगे अपने चैप्टर में। ऑलराइट, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि कैसे इक्वेटर की लाइन 10 डिग्री साउथ 10 डिग्री नॉर्थ भी यहीं पर आपको साउथ अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में दिखता है, और फिर उसके बाद शुरू होता है आपका प्रॉपर ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। ये तो हो गया इक्वेटोरियल रीजन जैसे कि अभी मैप में समझाया गया, और यहाँ पे आता है आपका ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। ये हो गया इक्वेटोरियल रीजन, ये हो गया ट्रॉपिकल रीजन, ठीक। और अभी हम अमेज़न बेसिन के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज व्हाई यहाँ पे साउथ अमेरिका का मैप दिखाया जा रहा है, ठीक। अमेज़न रिवर, अमेज़न फॉरेस्ट, ये पूरा का पूरा साउथ अमेरिका में स्प्रेड है एंड थ्रू वेरियस कंट्रीज, ठीक है। आप जैसे कि इस मैप पे भी देख सकते हो कि यहाँ पे ब्राजील में भी उसका कुछ पार्ट है, बोलिविया में भी उसका कुछ पार्ट है, पेरू में, इक्वाडोर में, कोलंबिया में, वेनेजुला में, गुआना में, हर जगह छोटा छोटा अमेज़न बेसिन का पार्ट जरूर है, ठीक है। तो हम इसको अब स्टडी करते हैं। द रिवर अमेज़न फ्लोज थ्रू दिस रीजन, ये जो रीजन है आपका इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल मिलाकर, इस रीजन में साउथ अमेरिका के इस पार्ट में अमेज़न रिवर फ्लो करती है। नोटिस हाउ इट फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स टू द वेस्ट एंड रीचेस द अटलांटिक ओशन टू द ईस्ट। आप देखो मैप पे भी देखो ध्यान से, अगर मैप यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो बात नहीं, यहाँ से देखो कि मैप में कैसे ये अमेज़न रिवर जो है ये यहाँ वेस्टर्न साइड से शुरू होती है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स भी हैं, इन माउंटेनियस रीजन से ये शुरू होती है और ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री तक जाती है, ठीक है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री जहां अटलांटिक ओशन भी है, ठीक है, यहां तक फ्लो करती है आपकी अमेज़न रिवर। नोटिस हाउ इट फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स टू द वेस्ट एंड रीचेस द अटलांटिक ओशन टू द ईस्ट। द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लोज into another body of water is called the river's mouth. रिवर मान लो ये पहाड़ है, यहां से रिवर फ्लो करना शुरू करे और बाद में जाके एक बड़ी सी से मिलने जा रही है। ये सी है, ये माउंटेन है, सी माउंटेन, और ये रिवर। यहां से तो रिवर शुरू हुई है माउंटेन के फुटहिल से, और जहां पर वो सी से मिलती है ना बच्चों, उसे हम कहते हैं माउथ ऑफ द रिवर। क्या कहते हैं बच्चों? माउथ of the river. The place where a river flows into another body of water is called river's mouth. Numerous tributaries join the Amazon River to form the Amazon Basin. Basin कैसे बनता है बच्चों? देखो, basin हमेशा main river और उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरी हैं, ये सारी लोग मिलके जितने भी एरिया को फेड करती हैं, ड्रेन करती हैं, उस पूरे रीजन को बेसिन बोला जाता है। जैसे इस मैप पे आप देखिए, इस पूरे ग्रीन हाइलाइटेड रीजन को अमेज़न बेसिन कहा जा रहा है, क्योंकि उस पूरे ग्रीन हाइलाइटेड रीजन में या तो अमेज़न रिवर का वाटर जा रहा है या तो अमेज़न की ट्रिब्यूटरीज का वाटर जा रहा है, ठीक है। तो पूरे रीजन में जहां पे मेन रिवर या फिर उसकी ट्रिब्यूटरीज फेड करें, ड्रेन करें, उस पूरे रीजन को बेसिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेसिन, ठीक है। तो ये है अमेज़न बेसिन। न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज जॉइन द अमेज़न रिवर टू फॉर्म द अमेज़न बेसिन। द रिवर बेसिन ड्रेन्स portions of Brazil, parts of Peru, Bolivia, Ecuador, Colombia and a small part of Venezuela. यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि अमेज़न रिवर या फिर उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी कंट्री को पानी देती हैं, ठीक है। आप इस मैप में भी देख सकते हो कि रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं या जो मेन रिवर भी है वो कहां कहां तक स्प्रेड हो रही है, ठीक है। ब्राजील में बहुत सारी रिवर्स का वाटर है, पेरू में भी है, कोलंबिया में भी है, वेनेजुला में भी है, गुआना में भी है ना।
ऐसे ये बोलीविया में भी है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा इस मैप पे भी। ध्यान से देखो, कोई जल्दी नहीं है। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू नेम द कंट्रीज ऑफ द बेसिन थ्रू विच द इक्वेटर पासेस। आपको वो कंट्रीज का नाम बताना है, केवल अमेज़न बेसिन की, केवल अमेज़न बेसिन की उन कंट्रीज का नाम बताना है जहां से इक्वेटर पास करता है। ठीक है, अमेज़न बेसिन, आपको अमेज़न बेसिन की उन कंट्रीज का नाम बताना है जहां से इक्वेटर की लाइन, दैट मींस 0 डिग्री की लाइन पास कर रही है। कौन सी लाइन पास कर रही है? 0 डिग्री की लाइन। ठीक है, ये वाली, ये 0 डिग्री की लाइन। ठीक है, आप भी ढूंढ के लाना, मैं भी ढूंढ के लाऊंगी, डोंट वरी अबाउट दिस। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक वर्ड का यूज करा बच्चों, ट्रिब्यूटरीज। तो ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं बेटा? ट्रिब्यूटरीज, दीज आर स्मॉल रिवर्स दैट जॉइन द मेन रिवर। कोई एक मेन रिवर फ्लो करती हुई आ रही है और छोटी छोटी कोई भी रिवर इसको अगर ज्वाइन कर लेती है तो इन ज्वाइनिंग रिवर्स को हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिब्यूटरीज, क्योंकि ये ट्रिब्यूट दे रही हैं मेन रिवर को। द मेन रिवर along with all its tributaries that drain an area forms a river basin, या जिसे हम कैचमेंट एरिया भी कहते हैं। तो आप अमेज़न बेसिन बोलो या अमेज़न कैचमेंट एरिया बोलो, दोनों एक ही बात है। मेन रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरी जितने भी पार्ट को ड्रेन करेंगी उसे हम कैचमेंट एरिया या फिर रिवर बेसिन कहते हैं। ठीक है, द अमेज़न बेसिन is the largest river basin in the world. ये इतना इंपॉर्टेंट बेसिन है, ये इतना बड़े एरिया को फेड करता है that this makes the largest river basin in the world. पूरी दुनिया में इतना बड़ा कोई बेसिन नहीं है जो इतनी रिवर्स मिलके किसी एरिया को फेड करती हैं। Amazon basin is the largest river basin. ठीक है, इसी के साथ एक फैक्ट और आता है बच्चों की अमेज़न का नाम अमेज़न रखा किसने है भाई? कहां से आया ये नाम? So when the Spanish explorers discovered the Amazon River, they were attacked by a group of local tribes wearing headgears and grass skirts. तो यूरोप में एक कंट्री है जिसका नाम है स्पेन, आप सबको पता है। स्पेन के लोग या इनफैक्ट यूरोप के ही बहुत सारे लोग दुनिया के अलग अलग रूट्स को ढूंढ रहे थे। ठीक है, हिस्टोरिकल पीरियड में यूरोपियंस, बहुत सारे यूरोपियन ट्रैवलर्स दुनिया के अलग अलग नेवल रूट्स या कह सकते हो आप सी रूट्स की हेल्प से, सी रूट की हेल्प से नई नई जगह की खोज कर रहे थे। स्पेनिश एक्सप्लोरर्स पहुंचे साउथ अमेरिका और वहां पर उन्हें मिली अमेज़न रिवर। उन्होंने इस रिवर को डिस्कवर किया, कह रहे ये तो हमें एक नई रिवर मिली है यहाँ पे। ठीक है, पर वो जैसे उस रिवर के पास के एरिया में पहुंचे, वहां के लोकल ट्राइब ने उन पर अटैक कर दिया। The local tribe attacked the Spanish explorers and Spanish explorers अपने अकाउंट में ऐसा बताते हैं कि जिन लोकल ट्राइब लोगों ने उन पर अटैक किया था, they were wearing some headgear, उन्होंने सर पे कुछ पहना हुआ था और उन्होंने घास की बनी हुई स्कर्ट पहनी हुई थी। These people reminded them of the fierce tribes of women warriors known in the ancient Roman Empire as the Amazons. और स्पेनिश एक्सप्लोरर्स को इससे याद आया कि पुराने जमाने में, एंशियंट हिस्ट्री में, 3000 साल पहले रोमन एम्पायर में भी जो विमेन वॉरियर्स होती थी, जिन्हें अमेज़न के नाम से जाना जाता था, वो भी कुछ इस तरीके की ही कपड़े पहनती थी और अपने एरिया को फॉरेनर्स से बचाने के लिए इसी तरह लड़ती थी जिस तरह इन लोकल ट्राइब मेन ने हम पर अटैक किया। उन्हें इन लोकल ट्राइब मेन को देखकर रोमन एम्पायर की विमेन वॉरियर्स याद आ गई और उन विमेन वॉरियर्स को अमेज़न का नाम दिया गया था और वहीं से इस रिवर का नाम भी अमेज़न डाल दिया गया। स्पेनिश एक्सप्लोरर्स को नहीं पता था कि इस रिवर का कोई नाम है कि नहीं है, पर जैसे ही वो इस रिवर को डिस्कवर कर रहे थे, जान रहे थे कि आसपास कौन से एरियाज हैं, कोई एनिमल है क्या आसपास, या कोई इस्टेब्लिशमेंट, कोई सेटलमेंट है क्या आसपास, वो लोग अभी ये सब कुछ ढूंढ ही रहे थे कि लोकल ट्राइब वालों ने इन पर अटैक कर दिया। और इन लोकल ट्राइब वालों को देखकर स्पेनिश एक्सप्लोरर्स गॉट रिमाइंडेड ऑफ द विमेन वॉरियर्स ऑफ द रोमन एम्पायर और इसलिए उन्होंने इस रिवर का नाम भी अमेज़न डाल दिया। ठीक है, तो ये है हिस्ट्री। अमेज़न रिवर का नाम अमेज़न कैसे पड़ा। ओके,
चलो बच्चों, अब हम लोग होमवर्क कर लेते हैं अपना। हम लोग को ये बताना था कि अमेज़न बेसिन की जो कंट्रीज हैं, कौन सी ऐसी कंट्रीज है जहां से 0 डिग्री पास होती है। ये हमारे होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब इसका आंसर ढूंढते हैं। सो हियर इज द आंसर, दीज आर द 3 कंट्रीज जहां से इक्वेटर पास करता है, और ये तीनों कंट्री अमेज़न बेसिन में है। जिस बच्चे ने भी ध्यान से अगर मैप को भी देखा होगा, वो भी ये सोच सकता है कि क्या आंसर होगा। देखो ये 0 डिग्री की लाइन जा रही है, 0 डिग्री की लाइन जा रही है, आप चेक कर सकते हो यहीं से। इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया का कुछ पार्ट देखो यहाँ पे है, कोलंबिया का कुछ पार्ट है यहाँ पे, और ये ब्राजील का तो बहुत बड़ा पार्ट इक्वेटर से है, ठीक है। तो ये 3 कंट्री हैं अमेज़न बेसिन की जिससे इक्वेटर पास करता है। होमवर्क नंबर 1 तो डन हो गया। अब आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो फिर देखते हैं और क्या होमवर्क है हमारे पास, ठीक है। और अब बच्चों, अमेज़न के बारे में पढ़ के, ठीक है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझ के, द लाइफ इन द अमेज़न रीड करके, लेट्स रीड क्लाइमेट कैसा होता है अमेज़न बेसिन के रीजन में। सो एज यू नो नाउ दैट अमेज़न बेसिन स्ट्रेचेस डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर। इतना तो हम लोग ने समझ लिया कि अमेज़न बेसिन जो है वो इक्वेटर पे स्ट्रेच होता है, ठीक है। इक्वेटर की लाइन जाती है और उसके आसपास ही पूरा अमेज़न का बेसिन है, एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। तभी तो वहां पर रेन फॉरेस्ट है इतने ज्यादा, ठीक है। हॉट एंड वेट क्लाइमेट रहता है, दैट मीन्स टेम्परेचर भी ज्यादा रहता है और वहां पर रेनफॉल भी बहुत होती है, ठीक है। बोथ डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड। दिन और रात दोनों ही लगभग गर्म भी रहते हैं और ह्यूमिड भी रहते हैं, दैट मीन्स एयर में मॉइस्चर बहुत होता है, ह्यूमिड होता है। द स्किन फील्स स्टिकी, बहुत चिपचिपाहट सी होती है क्योंकि ह्यूमिड क्लाइमेट बना रहता है परमानेंट। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, दैट टू विदाउट मच वार्निंग। बिना किसी वार्निंग के बहुत बारिशें होती हैं अमेज़न बेसिन में, ठीक है। दैट मीन्स अमेज़न बेसिन में आने वाली जितनी भी कंट्रीज हैं उन सब में हेवी रेनफॉल होती है, ठीक है। द डे टेम्परेचर्स आर हाई with very high humidity. At night, the temperature goes down, but humidity remains same, as high as it was there in the daytime. तो कैसा रहता है टेम्परेचर, डे आउट टेम्परेचर कैसा रहता है? दिन में तो देखो बहुत गर्मी है और ह्यूमिडिटी भी बहुत है, टेम्परेचर भी हाई है, ह्यूमिडिटी भी हाई है। जैसे ही नाइट टाइम आता है, कोल्ड नहीं होता, कोल्ड वेदर नहीं है, टेम्परेचर बस थोड़ा सा गिर जाता है। तो मान लो अगर दिन में टेम्परेचर 40 डिग्री है तो रात में 30 डिग्री हो जाता है, इस टाइप से, ठीक है। ओके, तो टेम्परेचर रात में फॉल कर जाता है बट ह्यूमिडिटी उतनी ही रहती है, सेम टू सेम जैसे डे टाइम में थी। दैट मीन्स इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो इक्वाटोरियल ट्रॉपिकल रीजन है अमेज़न बेसिन का, ये बहुत गर्म है और बहुत ह्यूमिड है, और ऑब्वियसली वेट तो है ही बहुत ज्यादा क्योंकि रेनफॉल बहुत होती है, इसीलिए स्किन बहुत चिपचिपी लगती है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया क्लाइमेट ऑफ द अमेज़न बेसिन। अब आ जाते हैं रेन फॉरेस्ट पे। रेन फॉरेस्ट कहते हैं अमेज़न बेसिन के। अच्छा, एज वी नो दैट इट रेन्स हेविली इन दिस रीजन, और उसकी वजह से थिक फॉरेस्ट ग्रो करते हैं। जब बारिश बहुत ज्यादा होती है, जाहिर सी बात है फॉरेस्ट ग्रो करने का एक बहुत अच्छा स्कोप बन जाता है उस एरिया में। The forests are in fact so thick that the dense roof created by the leaves and branches does not allow the sunlight to reach the ground. फॉरेस्ट बहुत थिकली ग्रो करते हैं अमेज़न बेसिन में, ठीक है। अमेज़न बेसिन को तो लंग्स भी बोला जाता है, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इतना फॉरेस्ट है, इतना डेंस फॉरेस्ट है अमेज़न में कि वो बहुत ज्यादा कार्बन को अपने अंदर सिंक कर सकता है। और उसकी वजह से क्या होता है, अर्थ को हेल्प मिलती है कार्बन पोल्यूशन से। कार्बन से बहुत पोल्यूशन होता है, और ये जो लंग्स हैं, ये जो फॉरेस्ट है अमेज़न बेसिन में, ये सारा कार्बन पी सकते हैं, ठीक है। इनके अंदर बहुत बड़ी कैपेसिटी है कि इस बहुत सारे कार्बन को अपने अंदर स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। स्टोर करके, सारे कार्बन को नहीं, बट बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ कार्बन ये अपने पास स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। हालांकि बच्चों, अमेज़न फॉरेस्ट भी डिस्ट्रॉय हो रहा है, डिटेरियोरेट हो रहा है, उसमें कभी कभी फायर लग जाती है, प्लस कमर्शियल पर्पसेस की वजह से उन फॉरेस्ट को कट डाउन भी किया जा रहा है।
ओके, हम बात करते हैं फीचर्स की। तो फॉरेस्ट बहुत थिक है और उसकी जो रूफ है उस पूरे फॉरेस्ट की, वो कभी कभी कुछ जगहों पर भी तो इतनी थिक है कि सनलाइट भी इस रूफ के नीचे नहीं जा पाती। दैट मीन्स पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो इतना थिक कैनोपी बना लेती हैं कि सनलाइट भी नीचे तक नहीं जा पाती। द ग्राउंड रिमेन्स डार्क एंड डैम्प। ठीक है, इतने घने जंगल हैं कि सनलाइट जमीन तक आती ही नहीं, डार्क और डैम्प रहता है ग्राउंड। ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन में ग्रो हियर। इसीलिए यहाँ पर केवल वो पेड़ उग सकते हैं जो शेड को टॉलरेट कर सकते हैं। जिन्हें हर वक्त धूप चाहिए होती है वो वाले पेड़ यहाँ नहीं उग सकते। यहाँ केवल वो वाले पेड़ उग सकते हैं जिन्हें कभी नीचे तक धूप ना भी मिले तो भी वो ग्रो कर जाएं। क्योंकि आपको पता चली गया कि इस फॉरेस्ट की रूफ पे ही, इस फॉरेस्ट के कैनपी पे ही इतना डेंस है कि सनलाइट नीचे तक नहीं आ पाती। तो जो नीचे के पेड़ हैं वो कैसे उगेंगे? जाहिर सी बात है वो मर जाएंगे जब उन्हें धूप नहीं मिलेगी तो। इसीलिए अमेज़न बेसिन के जो रेन फॉरेस्ट हैं उनमें वो वाले पेड़ ही उग सकते हैं जो शेड टॉलरेंट हैं। तो अगर उनके पास छांव आ रही है तो भी वो ग्रो कर जाएं। केवल ऐसे वाले पेड़ उग सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑर्किड्स, ब्रोमलियाड्स, दे ग्रो एज प्लांट पैरासाइट्स। द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फौना ऑल्सो। अच्छा, पेड़ों के साथ साथ ये जो रेन फॉरेस्ट है यहाँ पे फौना भी बहुत है, एनिमल्स भी बहुत तरह तरह के मिलते हैं और बहुत यूनिक भी हैं बच्चों। ऐसा फौना है रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेज़न का जो पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता। तो द एनिमल्स फाउंड हियर आर बर्ड्स। सबसे पहले तो हम बर्ड्स की बात करते हैं। बर्ड्स सच एज toucans, hummingbirds, bird of paradise with their brilliantly colored plumage, oversized bills for eating make them different from birds we commonly see in India। ठीक है, टुकान्स की फोटो तो बच्चों आप यहाँ देख ही रहे हो। ठीक है, यहाँ पे और मिलती हैं हमिंग बर्ड्स और बर्ड ऑफ पैराडाइज। प्लीज इसकी इमेजेस जाके आप जरूर चेक करना। अपने मम्मी पापा को बोलना कि वो आपको आपके फोन में या अपने फोन में इनकी इमेजेस दिखा दें आपको। ये बहुत सुंदर बर्ड्स हैं। बर्ड ऑफ पैराडाइज देख के तो आपको बिल्कुल खुशी हो जाएगी। उनके फेदर्स इतने कलरफुल और इतने सुंदर होते हैं, आप वैसी बर्ड कभी भी कहीं नहीं पाओगे अपार्ट फ्रॉम अमेज़न। ओके, दीज बर्ड्स ऑल्सो मेक लाउड साउंड्स इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में बहुत अजीब अजीब तरीके की आवाजें भी निकालती हैं ये चिड़िया। Animals like monkeys, sloth, and ant-eating tapirs are also found over here। ठीक है, ये होता है तापिर। ठीक है, ये वाले एनिमल्स भी मिलते हैं इन रेन फॉरेस्ट में। तो monkey, sloth, and ant-eating tapirs, various species of reptiles and snakes also thrive in these jungles। reptiles भी यहाँ पर बहुत सारे हैं, snakes भी बहुत मिलते हैं। crocodiles, snakes, pythons abound। anaconda and boa constrictor आर सम ऑफ द स्पीशीज। ये सबसे बेस्ट स्पीशीज हैं जो आपको अमेज़न में देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, एनाकोंडा तो डेफिनेटली मिलता है अमेज़न में। बिसाइड्स द बेसिन इज होम टू थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स आल्सो। थाउजेंड्स स्पीशीज की बात कर रही हूँ बच्चों में, 1000 नंबर की बात नहीं कर रही हूँ। मतलब 1000 तरीके की तो केवल स्पीशीज हैं और उन स्पीशीज में सोचो कितने नंबर ऑफ इंसेक्ट्स होंगे। ठीक है, स्पीशीज का मतलब अलग अलग फैमिली ऑफ इंसेक्ट्स। ये अलग परिवार ऑफ इंसेक्ट है, ये अलग परिवार है। ऐसे हजारों परिवार हैं इंसेक्ट्स के और सबकी अपनी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग अलग शेप, साइज, सब कुछ डिफरेंट होगा। सेवरल स्पीशीज ऑफ फिशेस इंक्लूडिंग द फ्लैश ईटिंग पिराना फिश इज ऑल्सो फाउंड इन द रिवर। जो अमेज़न रिवर है उसमें पिराना फिश भी मिलती है और वो फ्लैश ईटिंग फिश होती है। ठीक है, पिराना एक बहुत इंपॉर्टेंट फिश है। हो सकता है आपने इसका नाम बहुत सारी डिज्नी मूवीज में कभी सुना हो। पिराना फिश, वेरी इंपॉर्टेंट, फाउंड इन द अमेज़न रिवर। विच रिवर? अमेज़न रिवर। दिस बेसिन इज thus extraordinarily rich in the variety of life found there। तो आप देख रहे हो बहुत सारे तरीके के पेड़ पौधे मिल रहे हैं। एक तो रेन फॉरेस्ट है, डेंसली पॉपुलेटेड रेन फॉरेस्ट है। पॉपुलेटेड से मेरा मतलब है कि पेड़ बहुत ज्यादा हैं यहाँ पे। ठीक है, लोग नहीं, बस पेड़ बहुत ज्यादा हैं इन जंगलों में। बहुत पेड़ हैं, बहुत तरीके के प्लांट्स मिलते हैं, बहुत तरीके का फौना भी है। तो फ्लोरा और फौना दोनों मिलता है इन जंगलों में। मैंने यहाँ पे ब्रोमलियाड्स के बारे में आपको बताया था व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द
प्लांट्स, है ना, यहाँ पे मैंने ब्रोमलियाड्स का नाम दिया था, ये ऑर्किड्स, ब्रोमलियाड्स ग्रो हियर. So bromeliads are special plants that store water in their leaves. Animals like frog use these pockets of water for laying their eggs. Bromeliads एक बहुत स्पेशल टाइप के पेड़ होते हैं जो अपनी पत्तियों में पानी बचा के रखते हैं. पानी होता है, पानी की 2-4 बूंदें हमेशा इनकी पत्तियों पे पड़ी होंगी. और फ्रॉग्स जैसे एनिमल्स इन वाटर का इस्तेमाल करते हैं अपने अंडे देने में. तो वो लोग इस पत्ती के ऊपर, और बहुत बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं ब्रोमलियाड की, ठीक है. फ्रॉग इस पत्ती के ऊपर चढ़ जाता है और फिर वहीं पे अपने एग्स ले करता है, ठीक है, इसी वाटर ड्रॉपलेट की मदद से. ठीक, तो ब्रोमलियाड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. आप देख रहे हो कैसे प्लांट और एनिमल का भी कनेक्शन है. तो यहाँ पर केवल ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरैक्शन नहीं, इन्वायरमेंट के अपने फीचर्स के भी इंटरैक्शन देखने को मिलते हैं हमें अमेज़न में, ठीक है. अब आ जाते हैं पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट पे. जो लोग हैं वहां पे क्या करते हैं, कैसे उनके लिए ये फॉरेस्ट काम आता है. ओके, पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट का कुछ एक पैच क्लीन करके वहां से पेड़ वेड़ काट के अपने लिए जगह बनाते हैं और फिर वहीं पर अपना फूड जो है ग्रो करते हैं, ठीक है, क्रॉप्स उगाते हैं. While men hunt and fish along the rivers, women take care of the crops. Men hunt करते हैं animals को और fishes को along the rivers, और women क्या करती हैं, crops की देखभाल करती हैं. They mainly grow tapioca, pineapple and sweet potato. ठीक है, मेन क्रॉप्स है बच्चों. और आपको एक चीज बता दूं, किसी भी एरिया, किसी भी रीजन के बारे में जब आप जियोग्राफिकली पढ़ते हो ना, आपको वहां की मेन चीजें पता होनी चाहिए कि वहां पर टेम्परेचर कैसा रहता है, वहां का क्लाइमेट कैसे है, वहां पे किस टाइप का वेजिटेशन पाया जाता है, मोस्ट फेमस फौना कैसा है, और वहां पे मेजर क्रॉप्स कौन सी ग्रो करती हैं. अगर आप इस तरीके से ज्योग्राफी को स्टडी करोगे ना, देखना आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप दुनिया के सारे रीजन में एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे. आपको दुनिया के सारे रीजन के बारे में, अगर आप उसे ट्रॉपिक्स वाइज बांट दो, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, ऐसे करके बांट दो, तब तो आपके लिए और आसान हो जाएगा, क्योंकि लगभग हर ट्रॉपिकल कंट्री में एक जैसा टेम्परेचर, एक जैसा क्लाइमेट रहता है. थोड़ी बहुत एक्सेप्शंस होती हैं, बट एक जैसा ही आपका क्लाइमेट टेम्परेचर रहता है, ठीक है. बाकी रही बात वेजिटेशन और फौना की, ये आपको अलग से तैयार करना पड़ेगा. क्रॉप्स भी आपको आसानी से मिल जाएंगी कहीं पे लिखी हुई. आप अगर इस तरीके से ज्योग्राफी को तैयार कर लोगे तो ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरैक्शन, दैट टू इन डिफरेंट लैटिट्यूड्स, ये पढ़ने में बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है. जैसे हमने अमेज़न के बारे में ही पढ़ लिया बच्चों कि टेम्परेचर ज्यादा रहता है यहाँ पे, हाई टेम्परेचर रहता है, ठीक है, क्योंकि बहुत वार्म जगह है ये अमेज़न बेसिन, और ये पूरा का पूरा इक्वाटोरियल बेल्ट ही बहुत गर्म रहती है, ठीक है. क्लाइमेट यहाँ पे कैसा है, बहुत ही वेट मॉनसूनल क्लाइमेट है, ठीक है. वेजिटेशन हमने देख लिया, मेजर तरीके की किस तरीके की वेजिटेशन होती है. रेन फॉरेस्ट उगते हैं, है ना. कैसे फॉरेस्ट उगते हैं, रेन फॉरेस्ट उगते हैं. फौना हमने देख लिया, फौना के हमने बहुत सारे नाम देख लिया, हम उसको एग्जाम्पल के तौर पे रख सकते हैं. क्रॉप्स कैसी हैं यहाँ पे, टैपियोका, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो, ये मेन क्रॉप्स हैं. इसका ये मतलब नहीं है कि ये लोग और कुछ नहीं उगाते, ये लोग और भी क्रॉप्स को उगाते हैं, पर इनकी मेन क्रॉप्स जो हैं, जो पूरी दुनिया में सेल भी की जाती हैं, वो है टैपियोका, पाइनएप्पल और स्वीट पोटैटो, ठीक है. As hunting and fishing are uncertain, it is the women who keep their families alive by feeding them the vegetables they grow. And obviously बात है बच्चों कि आप जब जंगल में रहते हो, आप हंटिंग या फिशिंग पे टोटली डिपेंडेंट नहीं हो सकते. जरूरी नहीं है कि आपको रोज कोई ना कोई एनिमल हंट करके मिल जाए या कोई ना कोई फिश मिल जाए पूरी फैमिली को फीड कराने के लिए. इसलिए जो विमेन इन द अमेज़न बेसिन है वो क्या करती हैं, वेजिटेबल्स भी ग्रो करती हैं. इन क्रॉप्स के अलावा वो कुछ वेजिटेबल्स को भी ग्रो करती हैं ताकि खाने में कोई प्रॉब्लम ना आए. दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. ये एक प्रैक्टिस होती है, एक प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर है. अभी हम इसके बारे में जानेंगे कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या प्रैक्टिस होती है, ठीक है. अभी के लिए जान लो कि अमेज़न बेसिन के लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते हैं. The staple food is manioc, also known as cassava. Cassava इससे बनता है बेटा, टैपियोका से, ठीक है.
मैनियोक इनका स्टेपल फूड है, भर भर के मैनियोक खाते हैं ये लोग, जिसे कसावा कहा जाता है। दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड लाइक द पटाटो, जैसे पटाटो ग्राउंड के अंदर से उगता है, वैसे ये मैनियोक जो है वो भी ग्राउंड के अंदर से उगता है। दे ऑल्सो ईट क्वीन एंड्स एंड एग सैक्स। क्वीन एंड्स एक तरीके की एंड स्पीशीज हैं, उन्हें खाते हैं ये लोग, एग सैक्स खाते हैं। यहाँ पे कुछ कैश क्रॉप्स भी हैं। कैश क्रॉप्स मतलब वो क्रॉप्स जिनसे बहुत पैसे बनते हैं, ठीक है, जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, ग्लोबली सेल होते हैं ये प्रोडक्ट्स इनके। कैश क्रॉप्स कौन सी हैं? कॉफी, मेज, कोकोआ, ये भी ग्रो होता है और बहुत लार्ज लेवल पे ग्रो होता है, पूरी दुनिया में सेल होती है इसकी, ठीक है। ओके, तो हमने क्रॉप्स यहाँ देख लिया, आप लोग फिर से एक बार देख सकते हो। क्या करते हैं मेजरली लोग यहाँ पर? हंटिंग करते हैं, फिशेस पकड़ते हैं और विमेन क्रॉप्स उगाती हैं। मेजर क्रॉप्स इनकी टैपियोका, पाइनएप्पल और स्वीट पोटैटो है, पर हंटिंग और फिशिंग पे टोटली डिपेंडेंट नहीं हो सकते, इसलिए ये लोग वेजिटेबल्स को भी ग्रो करते हैं अपने खाने के लिए। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते वक्त ये लोग स्लैश एंड बर्न टेक्निक का यूज करते हैं। इनका स्टेपल फूड जो ये लोग सबसे ज्यादा खाते हैं, जैसे हमारे यहाँ सबसे ज्यादा क्या खाया जाता है? दाल चावल, वड़ा पाव या ऐसी कोई ना कोई चीज, कि हर रीजन की अपनी एक कोई चीज होती है जो वो लोग रोज के बेसिस पे खाते हैं, स्टेपल फूड है जो उनका। वैसे इनका स्टेपल फूड मैनियोक है, जिसे कसावा कहा जाता है, और वो पटाटो की तरह ग्राउंड के अंदर से उगाया जाता है। ये लोग क्वीन एंड्स और एग सैक्स भी खाते हैं, और इनके यहाँ भी कुछ कैच क्रॉप्स हैं, जैसे कि कॉफी, मेज, कोकोआ। ओके, आगे बढ़ते हैं। द रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वुड फॉर द हाउसेस, क्योंकि रेन फॉरेस्ट है, हार्ड वुड मिलती है, तो ऑब्वियसली ये वुड बहुत काम आती है घर बनाने में। सम फैमिलीज लिव इन थैच्ड हाउसेस शेप्ड लाइक बी हाइव्स। कुछ लोग तो थैच्ड हाउस पे रहते हैं, थैचेस पड़े होते हैं घर के ऊपर, बिल्कुल बी हाइव होती है जैसे जिस तरीके की, उस तरीके का घर बनाकर ऊपर थैच कर देते हैं। देयर आर अदर लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउसेस, जिन्हें हम मलोका कहते हैं, विद अ स्टीपली स्लैंटिंग रूफ। कुछ घर ऐसे हैं जिनकी रूफ थोड़ी स्लैंट होती है, ठीक है, थोड़ी स्लैंट होती है, अपार्टमेंट लाइक घर बनता है और उसे हम मलोका कहते हैं। लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द Amazon basin is slowly changing. In the older days, the heart of the forest could be reached only by navigating the river. In the 1970s, the Trans-Amazon Highway made all parts of the rainforest accessible. Aircraft and helicopters are also used for reaching various places. देख रहे हो कैसे लाइफ बदल रही है लोगों की जो जंगल में रहते हैं, ठीक है। पहले पुराने जमाने में जब आपको अगर ये पूरा बड़ा सा फॉरेस्ट और अगर आपको सेंटर में पहुंचना है, तो अमेजोन रिवर पे या जो भी रिवर आसपास से आ रही है, जो भी ट्रिब्यूटरी आ रही है रिवर अमेजोन की, आपको बोट के थ्रू जाना पड़ता था, रिवर नेविगेट करके जाना पड़ता था। पर अब 1970 में जब ट्रांस अमेजोन हाईवे बना दिया गया, तो आप रेन फॉरेस्ट के किसी भी एरिया में उस हाईवे की हेल्प से पहुंच सकते हो। अब तो रेन फॉरेस्ट में एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स भी उतर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंटल चेंज भी आया है अमेजोन बेसिन में और उनकी लोगों की लाइफ में। ओके, सो रीडिंग फर्दर, द इंडिजिनस पॉपुलेशन, जो वहां के लोग हैं, जो वहीं के लोग हैं, जो इंडिजिनस हैं, दे वर पुश्ड आउट फ्रॉम द एरिया एंड फोर्स्ड टू सेटल इन न्यू एरियाज where they continue to practice their distinctive way of farming। अच्छा, अब फॉरेस्ट में भैया कमर्शियल यूज लाना था, है ना, फॉरेस्ट से लोगों को निकाला गया बाहर, क्योंकि इन्हें फॉरेस्ट में अपना कमर्शियल काम करना था, है ना। इन्हें लग रहा था कि ये लोग फॉरेस्ट को खराब कर देंगे और हमें फॉरेस्ट से अपना काम निकालना है, तो इन लोगों ने इंडिजिनस लोगों को बाहर निकाल दिया। अब ये बेचारे लोग जब नए नए एरियाज में गए, इन्हें जिस भी तरीके की फार्मिंग आती थी, उन्होंने वो जाके नई जगह पर उसे प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज आर लीडिंग टू द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ द बायोलॉजिकली डाइवर्स रेन फॉरेस्ट। और ये डेवलपमेंटल एक्टिविटीज ही हैं, आप यहाँ पर कुछ बना रहे हो तो पेड़ काट रहे हो, लकड़ी चाहिए पेड़ काट रहे हो, कुछ ना कुछ पर्पसेस के लिए, डेवलपमेंटल पर्पसेस के लिए आप पेड़ काट रहे हो, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। ये जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है बच्चों, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कि हमारे लिए एक रोड यहाँ से जा रही है या एक हाईवे यहीं से जा रहा है
या एक रेलवे ट्रैक यहीं से जा रहा है। ये सब हमारे लिए जरूरी है, पर हम क्या कर सकते हैं कि ऐसी प्लानिंग करें कि नेचर के साथ हार्मनी भी बनी रहे और डिस्ट्रक्शन भी ना हो, पर वो नहीं हो पा रहा। ये डेवलपमेंटल एक्टिविटीज ऐसे हो रही हैं कि ग्रेजुअल, बहुत स्लोली, पर इन बायोलॉजिकली डाइवर्स रेन फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। इट इज एस्टिमेटेड दैट अ लार्ज एरिया ऑफ द रेन फॉरेस्ट हैज बीन डिसअपियरिंग एनुअली इन द अमेज़न बेसिन। एक सर्वे किया गया जिसमें हम स्टडी कर रहे थे अमेज़न फॉरेस्ट की ग्रोथ को, और देखा गया कि अमेज़न फॉरेस्ट अगर इतना बड़ा था, पूरे कोने कोने में पेड़ ही पेड़, जंगल था भरा हुआ, अगले साल वो इतना सा रह गया, उसके अगले साल वो इतना सा रह गया। तो कॉन्स्टेंटली अमेज़न फॉरेस्ट जो है वो डिप्लीट होने की वजह से डिसअपियर हो रहा है एनुअली, कम होता जा रहा है उस फॉरेस्ट की रेंज। यू कैन सी दैट दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज अ मच वाइडर इम्प्लीकेशन। और ये जो फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन है ना, आप यहाँ पे डेवलपमेंट तो कर लोगे, पर इसका जो इम्प्लीकेशन होगा, जो इसका असर पड़ेगा ना, जो इसका बुरा इफेक्ट आने वाला है हमारी दुनिया पे, वो कोई नहीं सोच सकता। द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे एज द रेन्स फॉल एंड द लश फॉरेस्ट टर्न्स इनटू अ बैरन लैंडस्केप। जो टॉप सॉइल है इन फॉरेस्ट की, क्योंकि ट्रीज नहीं है, ट्रीज काटे जा रहे हैं लगातार। ट्रीज बच्चों क्या करते हैं, ट्रीज की जो रूट्स होती है ना, वो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, बांध के रखती हैं। पर अगर आप ट्रीज ही कट कर दोगे तो रूट्स कुछ बांध नहीं पाएंगी, और जो सॉइल है वो लूज पड़ जाएगी। तो जैसे ही बारिश आएगी, ये सॉइल रन अवे हो जाएगी, रन ऑफ हो जाएगी ये टॉप सॉइल। और आपको पता है ये बात कि टॉप सॉइल में सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो अगर ये टॉप सॉइल ही उड़ जाएगी तो इन फॉरेस्ट का क्या होगा? ये फॉरेस्ट तो बैरन लैंडस्केप बनना शुरू हो जाएंगे ना। यही हो रहा है। दिस इज द रियलिटी ऑफ प्रेजेंट अमेज़न बेसिन। यही हो रहा है कॉन्स्टेंटली। आप इस इमेज में भी देख सकते हो कैसे ये एक पुरानी इमेज है जहां पर बहुत ज्यादा फॉरेस्ट है, एकदम रिच। फिर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हुई, फॉरेस्ट इतना सा रह गया, और डेवलपमेंटल एक्टिविटी, फॉरेस्ट इतना सा रह गया। ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इसके बहुत बुरे इम्प्लीकेशन पूरी दुनिया को झेलने पड़ेंगे। नॉट ओनली द पीपल ऑफ साउथ अमेरिका बट द इंटायर वर्ल्ड। क्योंकि इन फॉरेस्ट से बहुत सारी रिसोर्सेज निकलती हैं जो ग्लोबली सप्लाई की जाती हैं, ग्लोबली सप्लाई की जाती हैं। पर अगर ये फॉरेस्ट ही खत्म हो जाएंगे तो ना ये रिसोर्सेज बनेंगी, ना उनका ग्लोबल सप्लाई हो पाएगा। पूरी दुनिया सफर करेगी इस चीज की वजह से। That is why it is very important to conserve such rich diversity forest. जिन फॉरेस्ट में इतनी डाइवर्सिटी है पेड़ों की, फौना की, ऐसे फॉरेस्ट को बचाना हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, सो वी हैव टू डू प्लानिंग इन सच अ वे दैट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज ऑल्सो डू नॉट स्टॉप एंड द फॉरेस्ट आर ऑल्सो in the same condition. We have to maintain a harmony with the nature. और यही इस चैप्टर से हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ह्यूमन इन्वायरमेंट का इंटरैक्शन है वो हारमोनियस होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए। हम केवल फॉरेस्ट से या इन्वायरमेंट से लेते जा रहे हैं पर उसे किसी भी तरीके की केयर नहीं दे रहे, विच इज रॉन्ग। ओके, आगे बढ़ते हैं स्लैश एंड बर्न एक्टिविटी के बारे में। हमने आपको बताया था कि जो लोग हैं अमेज़न बेसिन के, वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते समय स्लैश एंड बर्न टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो स्लैश एंड बर्न क्या होती है यहाँ पे पढ़ते हैं। सो स्लैश एंड बर्न, इट्स अ वे ऑफ कल्टिवेटिंग लैंड वेयर फार्मर्स क्लीन अ पीस ऑफ लैंड बाय स्लैशिंग और कटिंग डाउन द ट्रीज एंड बुशेस। एक पीस ऑफ लैंड पिक करी और उसमें जितने भी ट्रीज और जितनी भी बुशेस थी उसे क्लीन कर दिया, बिल्कुल क्लीन कर दिया। ठीक, नाउ दीज आर देन बर्न्ड। फिर इन काटे हुए ट्रीज और बुशेस को बर्न किया जाता है, विच रिलीजेस द न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल। इनको बर्न करने से जो भी ऐश जनरेट होगा, उस ऐश में बहुत सारा न्यूट्रिएंट होगा। उस न्यूट्रिएंट को इस पूरी लैंड पे स्प्रेड कर दिया जाता है। ठीक है, नाउ क्रॉप्स आर ग्रोन इन दिस क्लियर्ड फील्ड
for a few years. After repeatedly using the patch of land, the soil loses its nutrients, so it is abandoned. Then they clear another plot of land to plant. In the meantime, young trees grow in the old field. In this way, soil fertility is restored. People can then return to it and start cultivating it again. आप देख रहे हो कितनी अच्छी प्रैक्टिस है. क्या हो रहा है बच्चों? एक पीस ऑफ लैंड पिक करी, एक बहुत बड़ा सा जंगल है, उसमें से एक पीस ऑफ लैंड पिक करी और यहाँ पे जितने भी ट्रीज और बुशेस थे उन्हें बर्न कर दिया गया. जब बर्न कर दिया गया तो जो भी एशेस थे, जो भी एशेस जनरेट हुए, उस एशेस को पूरी फील्ड में फैला दिया गया. और ये इसलिए फैला दिया गया क्योंकि इस ऐश में, पेड़ को जलाकर जो ऐश बनती है उसमें बहुत न्यूट्रिएंट होते हैं. आपके खाने के लिए नहीं होते, पर मिट्टी के लिए बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट होते हैं. A very good crop and with a good yield can grow with such ash. सारी ऐश को स्प्रेड करके यहाँ पे क्रॉप उगाई गई. सालों तक यहाँ क्रॉप उगाई गई, 4 साल 5 साल क्रॉप उगाई गई. एक पॉइंट ऐसा आएगा जब सॉइल की न्यूट्रिएंट कैपेसिटी खत्म हो जाएगी. इट विल फिनिश, न्यूट्रिएंट कैपेसिटी फिनिश हो जाएगी. तब क्या करेंगे फार्मर्स? इस पूरी लैंड को अबैंडन कर देंगे, छोड़ के चले जाएंगे किसी दूसरी पीस ऑफ लैंड पर. फिर वहां काम करेंगे, पेड़ को जलाएंगे, ऐश को पूरा फैलाएंगे, क्रॉप करेंगे. 4-5 साल तक यहाँ क्रॉप करेंगे. अब जब तक यहाँ पे क्रॉप करेंगे तब तक ओल्ड फील्ड में फिर से पेड़ आना शुरू हो चुके होंगे. देख रहे हो कैसे सॉइल की फर्टिलिटी भी बची रही, वेस्टेज भी कोई नहीं हुआ और एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस हो गया. इसे कहते हैं स्लैश एंड बर्न टेक्निक. ये बहुत पुरानी टेक्निक है, एंशिएंट सिविलाइजेशन से चली आ रही ये टेक्निक है, आज तक फॉलो होती है, आज तक इसे यूज किया जाता है क्योंकि ये बहुत अच्छी टेक्निक है. बस इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों ये है कि आप जब पेड़ों को जलाते हो ना, तो उससे जो पोल्यूशन होता है, बाप रे, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है. दूसरी बात, अब हमारे पास इतना लैंड एरिया भी नहीं बचा है कि आप एक को अबैंडन करके दूसरी जगह चले जाइए. छोटी छोटी सी तो लैंड रह गई है एग्रीकल्चर करने के लिए, कितना जला जला के कहीं और जाओगे. ये सारे शॉर्ट कमिंग की वजह से अब स्लैश एंड बर्न बहुत कम पॉपुलर है, पर अभी भी बहुत लोग इसे प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है, तो ये थी स्लैश एंड बर्न टेक्निक. बच्चों यहाँ पर हमारा अमेज़न बेसिन में जो ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन है वो फिनिश होता है. ठीक है, और अब हम आगे बढ़ते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन इन दी सब ट्रॉपिकल रीजन. इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल रीजन पढ़ लिया, अब सब ट्रॉपिकल रीजन पे हम लोग आते हैं. ठीक है, और अब पढ़ते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन में ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन को. हमने इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल रीजन के ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन को स्टडी किया अमेज़न की हेल्प से, विच इज इन साउथ अमेरिका. अब हम स्टडी करते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन को ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन. ओके, तो ये कौन से सब ट्रॉपिकल रीजन की हम बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. अभी हम लोगों ने अमेज़न बेसिन देखा था, अब हम देखेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर्स गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. तो अब हम इंडिया की तरफ आ गए हैं, एशिया में आ गए हैं, या कह सकते हो आप इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आ गए हैं. ठीक है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र खुद और इन दोनों की ट्रिब्यूटरीज, ये सब लोग मिलकर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनाती हैं. दैट मीन्स ये जहां से फ्लो करती हैं, जिन एरियाज को फेड करती हैं, जिन एरियाज को फर्टाइल बनाती हैं, वो पूरा रीजन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कहलाता है. ठीक है, ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? यहाँ पे मैं वर्ड यूज कर रही हूँ ट्रिब्यूटरीज. तो यहाँ पे अमेज़न को स्टडी करते वक्त हम लोगों ने देखा था ना ट्रिब्यूटरीज का मीनिंग, दैट दीज आर स्मॉल रिवर्स दैट जॉइन द मेन रिवर. वही जैसे अमेज़न जा रही है, छोटी छोटी रिवर्स उसे ज्वाइन कर रही हैं, वैसे ही जब गंगा फ्लो करती है उसे अलग अलग जगह से अलग अलग रिवर्स ज्वाइन करती हैं. ब्रह्मपुत्र फ्लो करती हुई आ रही होती है, उसे भी अलग अलग जगह से अलग अलग रिवर्स ज्वाइन करती हैं. जब स्मॉल रिवर्स किसी मेन रिवर को ज्वाइन करती है, द मेन रिवर along with all its tributaries that drain an area forms a river basin of the catchment area, जिसे हम catchment area भी कहते हैं.
आप बेसिन एरिया बोलो या कैचमेंट एरिया बोलो, दोनों एक ही बात है। अमेज़न बेसिन, ये तो अमेज़न के बारे में हो गया था, ठीक है। अब हम लोग यही सेम डेफिनेशन ट्रिब्यूटरीज की गंगा के लिए भी अप्लाई होती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के लिए, ठीक है। So the Ganga and Brahmaputra river and their respective tributaries, they all together form the basin, Ganga Brahmaputra basin in the Indian subcontinent. अब ये है कहाँ पर? This basin lies in the subtropical region. Subtropical region में lie करता है, which is situated between 10 degree north to 30 degree north latitude. Tributaries of the river Ganga, जैसे कि घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी and the tributaries of Brahmaputra drain it. ठीक, ये जो पूरा बेसिन का क्रिएशन है, मैं अभी आपको मैप की हेल्प से भी बताऊंगी कि ये कौन सा एरिया है। गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जिनके नाम यहाँ दिए हुए हैं, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज जिनके नाम आपको ढूंढ के लाने हैं, ये सारी रिवर्स मिलके ही इस पूरे बेसिन एरिया को ड्रेन करती हैं, पानी देती हैं। Now look at the atlas and find names of some tributaries of river Brahmaputra. ये आपका होमवर्क है कि आपको ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज के नाम ढूंढ के लाने हैं। गंगा की कुछ ट्रिब्यूटरीज के नाम तो मैंने आपको बता दिए हैं, अभी और भी बहुत ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की जिनके नाम आप ढूंढ सकते हो एटलस में से। ओके, आपका होमवर्क गंगा की बची हुई ट्रिब्यूटरीज और ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज ढूंढ के लाना है। मैं आपको नाम बता दूंगी, बट आप भी अपनी तरफ से होमवर्क करके आइएगा। The plains of the Ganga and the Brahmaputra, the mountains and the foothills of the Himalayas and the Sundarbans Delta, they are the main features of the basin. गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी सारी ट्रिब्यूटरीज मिलके जिस बेसिन एरिया का क्रिएशन करती हैं और जिस पूरे रीजन को ड्रेन करती हैं, वहां पर बहुत सारी चीजें हैं। उसी एरिया में आपको माउंटेन्स भी दिखेंगे, फुटहिल्स भी दिखेंगे हिमालयाज के, सुंदरबन डेल्टाइक रीजन भी आपको मिलेगा। ठीक, ये सब मेन फीचर्स हैं इस बेसिन एरिया के। ठीक, ऑक्सबाउ लेक्स डॉट द प्लेन एरिया, ऑक्सबाउ लेक्स भी हैं इसी एरिया में। द एरिया इज डोमिनेटेड बाय मॉनसून क्लाइमेट। ये जो पूरा एरिया है आप देख सकते हो, जितना भी ग्रीन एरिया है यहाँ पर, ग्रीन शेडेड एरिया, वो है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ठीक है, ये चाइना टिबेट वाला रीजन आप प्लीज छोड़ दीजिएगा। जो इंडिया में ग्रीन शेडेड रीजन है वो है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन एरिया। और इस पूरे एरिया में क्लाइमेट कैसा होता है? मॉनसूनल क्लाइमेट होता है। ठीक है, दैट मीन्स एक बहुत बड़े पीरियड के लिए मॉनसून विंड्स इन एरिया में प्रिवेल करती हैं। द मॉनसून ब्रिंग्स रेन्स फ्रॉम मिड जून टू मिड सितंबर। द समर्स आर हॉट एंड विंटर्स आर कूल। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? कि पहली बात तो यहाँ मेन फीचर्स में आते हैं आपके फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज, सुंदरबंस का डेल्टा और माउंटेन्स भी। ठीक, और फीचर्स ये हैं कि ऑक्सबाउ लेक भी हैं इस एरिया में। इस एरिया का क्लाइमेट मॉनसूनल होता है। मॉनसून इस एरिया में मिड जून से लेकर मिड सितंबर तक बारिशें देता है। और इस एरिया में जब समर्स आते हैं तो वो काफी हॉट होते हैं और विंटर्स काफी कूल होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो इस मैप में, ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ओके, नाउ लुक एट द मैप ऑफ इंडिया। फाइंड आउट द स्टेट्स इन विच द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइज। आप भी ये काम करो, आपके पास आज बहुत सारा होमवर्क हो गया। सारा होमवर्क आप भी करो, मैं भी करके आऊंगी और फिर हम दोनों डिस्कस करेंगे मिलके। ठीक है, अकेले पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप, हम भी आपके साथ मिलके होमवर्क करेंगे। तो गंगा की ट्रिब्यूटरीज, क्या क्या होमवर्क हो गया भैया हमारे पास? गंगा की ट्रिब्यूटरीज, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज, और ये हो गया हमारे पास स्टेट्स गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के। ठीक, ये हम लोग को ढूंढ के लाने हैं। द बेसिन एरिया हैज वेरीड टोपोग्राफी। जो ये पूरा बेसिन एरिया है ना बच्चों, बहुत वेरीड है, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारे फीचर्स, अलग अलग तरीके की जोग्राफिकल फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं इस पूरे रीजन में। द एनवायरमेंट प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। जो एनवायरमेंट है ना यहाँ पर, सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, इस रीजन में जिस टाइप का एनवायरमेंट है वो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में भी बहुत हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे माउंटेन्स भी हैं। ठीक है, प्लेन रीजन भी मिलेगा आपको, डेल्टाइक रीजन भी मिलेगा आपको। ठीक है, और इन सारे फीचर्स की वजह से, इन सारे
कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट की वजह से पॉपुलेशन अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है. दैट मीन्स द माउंटेन एरियाज विद स्टीप स्लोप्स हैव इनहॉस्पिटेबल टेराइन. जो माउंटेन की स्लोप है ऑब्वियसली वहां पर टेराइन टफ होता है, इनहॉस्पिटेबल है, वहां पे बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं मिल पाती और इसीलिए वहां पर कम लोग रहते हैं. देयरफॉर लेस नंबर ऑफ पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. गंगा ब्रह्मपुत्र के पूरे बेसिन एरिया में जितने भी माउंटेनस रीजन है उन स्लोपी रीजन पे बहुत कम लोग रहते हैं क्योंकि टफ टेराइन. ऑब्वियसली माउंटेन्स पर रहना बहुत टफ होता है. आपके घर पक्का हाउस के फॉर्म में बहुत अच्छे तरीके से नहीं बन सकते जितने प्लेन रीजन में बन सकते हैं. बहुत ज्यादा फ्लोर्स के नहीं बन सकते, बनेंगे तो वो हमेशा रिस्की होंगे. मार्केट बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश नहीं हो सकती. ठीक, फैसिलिटीज आपको हर तरीके की माउंटेनस टफ टेराइन में नहीं मिल सकती. इस वजह से यहाँ पर कम लोग रहते हैं. द प्लेन एरिया, अब जो प्लेन रीजन है, ठीक है, दैट मीन्स माउंटेन के फुटहिल से शुरू होने वाला रीजन, वो रीजन जो है द प्लेन एरिया प्रोवाइड्स द मोस्ट सुटेबल लैंड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन. ह्यूमन के हैबिटेट के लिए ये प्लेन रीजन जो है ना ये सबसे बेस्ट होता है. फैसिलिटीज भी सारी मिल सकती हैं, आसानी से बहुत सारा कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश हो सकता है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर पॉसिबल है कर पाना. सॉइल भी बहुत फर्टाइल होती है प्लेन रीजन में. इसीलिए एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वेयर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स. जहां पर भी फ्लैट लैंड है और अगर वो रिवर्स के थ्रू वेल फेड है, जैसे कि इंडिया के प्लेन रीजन रिवर्स के थ्रू वेल फेड है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा फर्टाइल, बहुत न्यूट्रिशियस सॉइल सपोर्ट करते हैं और बहुत अच्छा एग्रीकल्चर इस प्लेन रीजन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हो पाता है. द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द प्लेन्स इज वेरी हाई. जो प्लेन रीजन की डेंसिटी होती है वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होती है. उत्तर प्रदेश जो कि एक स्टेट है इंडियन प्लेन्स में, ये मोस्ट पॉपुलस स्टेट है और ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल शो करता है कि प्लेन रीजन में ही लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं. पहली बात, सॉइल फर्टाइल है, एग्रीकल्चर बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं तो एग्रीकल्चर के लिए वो लैंड बहुत हेवन है. उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत ज्यादा मिल पाती हैं. कॉर्पोरेट जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं, लेकिन लेबर इंटेंसिव जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत मिल पाती हैं आपको इन द प्लेन रीजन. ठीक है, ओके, यहाँ पर कुछ एक्सरसाइजेस हैं बच्चों, लेट्स डू. The river Brahmaputra is known by different names in different places. You have to find the other names of the river. ये लो, होमवर्क नंबर 4 भी जुड़ गया. आपको ब्रह्मपुत्र के जो अलग अलग नेम्स हैं वो ढूंढ के लाने हैं. ठीक है, 4 होमवर्क हो गए हमारे पास. गंगा की ट्रिब्यूटरी, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी, वो स्टेट्स जहां पर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्प्रेड हुआ है वो स्टेट्स का नाम पता करना है, और ब्रह्मपुत्र ने रिवर कौन कौन से अलग अलग नेम से जानी जाती है वो नेम्स हमें पता करके आने हैं. ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैंने एक वर्ड का यूज किया था, पॉपुलेशन डेंसिटी. मैंने बताया था डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो होती है वो प्लेन की हेवी होती है, हाई होती है. पॉपुलेशन डेंसिटी का क्या मतलब है? इट मीन्स द नंबर ऑफ पर्सन्स दैट लिव इन 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया. 1 स्क्वायर किलोमीटर पे कितने लोग रहते हैं उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी. जैसे कि एग्जाम्पल है उत्तराखंड की डेंसिटी 189 है. ये ओल्ड डेटा है बच्चों, हो सकता है ये चेंज हो गया हो. ठीक है, बट लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. उत्तराखंड की डेंसिटी है 189 while the density of West Bengal is 1029 and that of Bihar is 1102. कहने का मतलब है कि एक ही स्क्वायर किलोमीटर पे बिहार में 1102 लोग रहते हैं, वेस्ट बंगाल में 1029 लोग रहते हैं और उत्तराखंड में 189 लोग रहते हैं. एक ही स्क्वायर किलोमीटर पे कितने लोग रहते हैं उसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं. ठीक है, ओके, मूविंग ऑन. हमने ये पढ़ लिया कि और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन की, और माउंटेनस रीजन पे लोग नहीं रहना पसंद करते बिकॉज ऑफ द इनहॉस्पिटेबल टेराइन. प्लेन रीजन बहुत डेंसली पॉपुलेटेड होता है. मेन क्रॉप इज पैडी. मेन क्रॉप भैया पैडी होगा क्योंकि रेन फेड है, ये रेन फेड एरिया है इसलिए. सिंस कल्टिवेशन ऑफ पैडी रिक्वायर्स सफिशिएंट वाटर, इट इज ग्रोन इन द एरियाज वेयर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज हाई. जहां पर ज्यादा रेनफॉल है ऑब्वियसली पैडी वहीं ग्रो करेगा
क्योंकि पैडी को बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, सिंपल सी बात है, पानी चाहिए पैडी को कल्टिवेट होने के लिए, इसलिए वो वहीं कल्टिवेट हो पाएगा जहां रेनफॉल का अमाउंट ज्यादा है। Wheat, maize, sorghum, gram and millets. These are the other crops that are grown. सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, यहाँ पर पैडी के अलावा ये वाली क्रॉप्स भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो की जाती हैं, बहुत हाई क्वांटिटी में भी ग्रो की जाती हैं। ठीक है, कैश क्रॉप्स लाइक द शुगर केन एंड जूट आर ऑल्सो ग्रोन। कैश क्रॉप हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनसे बहुत मनी जनरेट होता है। ठीक है, शुगर केन और जूट, इनसे बहुत मनी जनरेट होता है, इसलिए हम इन्हें कैश क्रॉप्स का नाम देते हैं। बनाना प्लांटेशंस आर सीन इन सम ऑफ द एरियाज ऑफ द प्लेन। प्लेन रीजन में, जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो प्लेन रीजन है, वहां पर आपको बनाना के प्लांटेशंस भी देखने को मिलेंगे। इन वेस्ट बंगाल एंड असम, टी इज ग्रोन इन प्लांटेशंस, जैसे कि यहाँ पे इमेज में दिखाया गया है, टी गार्डन इन असम, और यहाँ पे पैडी कल्टीवेशन की एक इमेज शो की गई है। सिल्क इज प्रोड्यूस्ड थ्रू द कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म्स इन पार्ट्स ऑफ बिहार एंड असम। क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में ये दो स्टेट्स आती हैं, बिहार में सिल्क वॉर्म से सिल्क बनाया जाता है, असम में भी ये काम बहुत फेमस है। ठीक है, और हम सिल्क वॉर्म से सिल्क बनाने को कहते हैं सेरीकल्चर। क्या कहते हैं बच्चों? सेरीकल्चर। फिर से बोलो, सेरीकल्चर। इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स। ओके, और ये सबसे ज्यादा फेमसली कहाँ होता है? बिहार और असम में। In the mountains and hills where the slopes are gentle, crops are grown on terraces. अच्छा, अगर स्लोप बहुत ज्यादा स्टीप है तो बेटा यहाँ क्रॉप नहीं उग पाएगी, नहीं उग सकती यहाँ क्रॉप, क्योंकि सॉइल विल रन अवे। पर अगर माउंटेन की स्लोप जेंटल है, ऐसा माउंटेन है, तब तो यहाँ कुछ ग्रो कर सकते हैं ना। और जहां पर माउंटेन की स्लोप जेंटल होती हैं, वहां पर हम टेरेस बनाकर क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। क्या होता है भैया टेरेस? देखो, ये है, टेरेसेस आर बिल्ड ऑन स्टीप स्लोप्स टू क्रिएट फ्लैट सर्फेसेस ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन। द स्लोप इज रिमूव्ड सो दैट वाटर डज नॉट रन ऑफ रैपिडली। देखियो कैसे लेयर बाय लेयर टेरेस बना दी है ताकि क्रॉप ग्रो कर सके और वाटर जो है वो सॉइल को रन ऑफ ना कर दे, सॉइल भाग ना जाए, पानी उसे भगा ना ले जाए। इसलिए टेरेस बना दी जाती हैं जेंटल स्लोप्स पे, स्टीप स्लोप्स पे, ताकि हम क्रॉप उगा सकें, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सकें माउंटेनस रीजन पे भी। ओके, ऑलराइट, कमिंग बैक टू द स्लाइड. So in the mountain and hills where the slopes are gentle, crops are grown on terraces. The vegetation cover of the area varies according to the type of landform. ठीक है, कहाँ पर कितना वेजिटेशन है इस पूरे बेसिन में, कहाँ पर कितना ज्यादा वेजिटेशन है, ये डिपेंड करता है कि वो लैंडफॉर्म कैसा है। अगर माउंटेनस है तो अलग तरीके का वेजिटेशन होगा, अगर प्लेन रीजन है तो अलग तरीके का वेजिटेशन होगा, अगर डेल्टाइक रीजन है तो भी अलग तरीके का वेजिटेशन होगा। तो लैंडफॉर्म पे डिपेंड करता है कि इस पूरे बेसिन में किस तरीके का वेजिटेशन ग्रो कर रहा है। इन द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ट्रॉपिकल डेसिडस ट्रीज ग्रो। कोई पॉइंट नहीं है, ये कंटिन्यूएशन है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के जो प्लेन रीजन है, इस पूरे बेसिन में जो प्लेन रीजन है, वहां पर ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज ग्रो करते हैं। टीक, साल और पीपल, ये बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज के। ठीक है, टीक, साल एंड पीपल। थिक बैम्बू ग्रोव्स आर कॉमन इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन। अगर हम स्पेशली ब्रह्मपुत्र प्लेन की बात करें तो वहां पर बैम्बूज बहुत अच्छे ग्रो होते हैं। ठीक है, द डेल्टा एरिया इज कवर्ड विद द मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये देखो एक अलग टाइप का वेजिटेशन आ गया। डेल्टाइक रीजन में आपको मैंग्रोव्स मिल रहे हैं, ब्रह्मपुत्र के प्लेन में आपको बैम्बू की बहुत अच्छी ग्रूव्स मिल रही हैं, गंगा के प्लेन्स में आपको डेसिडियस ट्रीज बहुत मिल रहे हैं। इन द पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, कॉनिफेरस ट्रीज जिनकी पत्तियां थोड़ी नुकीली होती हैं वो मिलते हैं, जैसे कि पाइन, डियोदर एंड फर। दे कैन बी सीन बिकॉज द क्लाइमेट इज कूल एंड द स्लोप्स आर स्टीप। स्लोप थोड़ी स्टीप होती हैं, ठीक है, उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में, इसलिए वहां पे कॉनिफेरस ट्रीज मिलते हैं।
नुकीली पत्ती वाले पेड़, जैसे कि पाइन, दियोदर और फर। पाइन, दियोदर, फर ये कौन से ट्रीज के एग्जाम्पल हैं? कॉनिफरस ट्रीज के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और ये कॉनिफरस ट्रीज मिलते हैं आपको उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल में, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट थोड़ा कूल है और स्लोप्स थोड़ी स्टीप हैं, इसलिए यहाँ पे डेसिडियस जैसे ट्रीज नहीं मिल सकते। ये माउंटेनस रीजन है थोड़े, इसलिए यहाँ पर डेसिडियस ट्रीज नहीं मिलते हैं। अच्छा, वेजिटेशन के साथ साथ देयर इज अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ आल्सो इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में वाइल्ड लाइफ की भी बहुत अच्छी वैरायटी देखने को मिलती है। एग्जाम्पल क्या है इस वाइल्ड लाइफ की वैरायटी के? एलिफेंट्स, टाइगर्स, डियर, मंकी, ये सब तो बड़े कॉमन है, बहुत इजीली मिल जाते हैं ये आपको गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के फॉरेस्ट में पाए जाने वाली वाइल्ड लाइफ। द वन हॉर्न राइनोसेरॉस, राइनोसॉरस भी बोलते हैं कई लोग। द वन हॉर्न राइनोसॉरस इज फाउंड इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन। ब्रह्मपुत्र रिवर के थ्रू बनाया गया जो प्लेन एरिया है, वहां पर वन हॉर्न राइनोसॉरस मिलता है। ये देखिए आप इमेज, वन हॉर्न है इसकी, केवल एक हॉर्न है, इसलिए इसे वन हॉर्न कहते हैं। इन द डेल्टा एरिया बंगाल टाइगर, crocodiles and alligator are found. Aquatic life abounds in the fresh river waters, the lakes and the Bay Bengal Sea. ठीक है, aquatic life बहुत अच्छी है फ्रेश रिवर वाटर्स में भी, लेक्स में भी और बे ऑफ बंगाल की सी में भी। मोस्ट पॉपुलर वैरायटी ऑफ फिश आर रोहू, काटला एंड हिल्सा। ठीक है, ये 3 सबसे फेमस पॉपुलर वैरायटी ऑफ फिश जो पाई जाती है गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर चैनल में। हम लोगों ने अमेज़न रिवर में एक फिश का नाम पढ़ा था, याद है किसी को? पिराना फिश, याद रखना, भूलना नहीं। अच्छा, आप जानते हैं यहाँ का स्टेपल डाइट क्या है लोगों का? जैसे कि हमने अमेज़न बेसिन में स्टेपल डाइट देखा था लोगों का, है ना, वो कसावा खाते थे। इनका स्टेपल डाइट है फिश एंड राइस। यहाँ के लोगों का स्टेपल खाना फिश और चावल होता है। ठीक है, ये हमने टेरेसेस के बारे में जाना था कि कैसे यहाँ पे क्रॉप्स उगाए जाते हैं। ओके, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन हैज सेवरल बिग टाउन्स एंड सिटीज। गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन एरिया में, जो प्लेन एरिया है, ठीक है, वहां पर बहुत सारे शहर बसे हुए हैं। सिटी ऑफ इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, all with the population of more than 10 lakh are located along the river गंगा। रिवर गंगा से जुड़े हुए बहुत सारे शहर हैं और बहुत पॉपुलस भी हैं। यहाँ पे जितने शहर दिए हुए हैं सब में 10 लाख के ऊपर लोग रहते हैं। The waste water from these towns and industries is discharged into the rivers, और इसकी वजह से रिवर्स बहुत पल्यूट हो जाती हैं। This leads to the pollution of rivers. वाराणसी along the river गंगा, यहाँ पे आपको इमेज शो की जा रही है। ठीक है, ये घाट है बनारस का, वाराणसी, जिसे लोकल लैंग्वेज में बनारस, पुराना नाम बनारस था इसलिए बनारस भी कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है रिवर गंगा के बारे में। इन द फ्रेश वाटर्स ऑफ रिवर गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्र, अ वैरायटी ऑफ डॉल्फिन, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में सुसु कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड ब्लाइंड डॉल्फिन, इज फाउंड। ब्लाइंड डॉल्फिन मिलती है ब्रह्मपुत्र में भी और गंगा के रिवर में भी। प्रेजेंस ऑफ सुसु इज एन इंडिकेशन ऑफ द हेल्थ ऑफ द रिवर। अगर यहाँ पर ब्लाइंड डॉल्फिन है, जिस भी रिवर चैनल में ब्लाइंड डॉल्फिन है गंगा और ब्रह्मपुत्र के, वहां का पानी बहुत साफ है। अगर पानी गंदा है तो डॉल्फिन मर जाएगी, नहीं आ पाएगी। द अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल एंड अर्बन वेस्ट विद हाई अमाउंट ऑफ केमिकल्स आर किलिंग दी स्पीशीज। इस स्पीशी को मारने वाली सबसे बड़ा कारण यह है कि वाटर का पॉल्यूशन होता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों रिवर्स जितनी पॉल्यूटेड होंगी उतनी डॉल्फिन्स की किलिंग हो जाती है। ठीक है, वो बेचारी मर जाती है, रह नहीं पाती गंदे पानी में। तो और जानते हैं इस बेसिन के बारे में आफ्टर दिस डॉल्फिन इंफॉर्मेशन। और क्या होता है इस बेसिन में? ऑल द 4 वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वेल डेवलप्ड इन दी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। चारों तरीके के, चाहे फिर आपको रोड से जाना हो, चाहे रेलवे से जाना हो, चाहे एयर से जाना हो, चाहे शिप से जाना हो, चारों तरीके के नेविगेशन इजीली अवेलेबल हैं इस पूरे प्लेन रीजन में। In the plain areas, the roadways and the railways transport the people from one place to another. Waterways is an effective means of transport, particularly along the rivers. जहां से रिवर फ्लो कर रही हैं उन पर्टिकुलर रीजन में तो वाटरवे भी एक बहुत इफेक्टिव मीन्स माना जाता है। जैसे कि कोलकाता,
कोलकाता एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है रिवर हुगली पे। कौन सी रिवर पे बच्चों? हुगली रिवर पे। हुगली ट्रिब्यूटरी है ये गंगा रिवर की, ठीक है। तो बेसिन का पार्ट बनाती है हुगली, मैंने आपको बताया भी था। मेन रिवर और उन रिवर की सारी ट्रिब्यूटरीज मिल के बेसिन का क्रिएशन करती हैं, ठीक है। तो रिवर हुगली जहां पर कोलकाता का पोर्ट स्थित है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की। द प्लेन एरिया ऑल्सो हैज अ लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स। प्लेन एरिया में तो एयरपोर्ट्स बहुत सारे हैं बेटा। देखो प्लेन एरिया में वाटरवेज तो नहीं बन सकते, वाटरवेज तो वहीं बनेंगे जहां नदी फ्लो कर रही हो, है ना, या जहां पर सी एरिया हो। तो वेस्ट बंगाल जैसे एरिया में वाटरवेज बन सकता है। उत्तर प्रदेश बिहार में वाटरवेज नहीं बन सकता ना, वहां तो रोड बनेंगी, रेल बनेंगी या फिर एयरपोर्ट बनेंगे। टूरिज्म, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में टूरिज्म इज अनदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द बेसिन। और टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मॉन्यूमेंटल साइट, नेचुरल साइट्स देखने लायक है। जैसे कि एग्जांपल्स यहाँ कुछ दिए हुए हैं। ताजमहल ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना इन आगरा। यमुना गंगा की बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। ताजमहल ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना इन आगरा। Allahabad on the confluence of the river Ganga and Yamuna. Buddhist stupas in Uttar Pradesh and Bihar. Lucknow with its Imambada, Lucknow उत्तर प्रदेश की कैपिटल है. Assam with Kaziranga and Manas with wildlife sanctuaries. मानस का मतलब है बेटा मानस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। मानस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी असम में है, काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी असम में है। असम फेमस ही अपनी इन दो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज के लिए है। अरुणाचल प्रदेश भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है इसी बेसिन की, विद अ डिस्टिंक्ट ट्राइबल कल्चर आर सम ऑफ द प्लेसेस वर्थ अ विजिट। तो इस प्लेन एरिया में ना केवल एग्रीकल्चर होता है, बहुत सारे वाटरवेज हैं, ट्रांसपोर्ट का सारी व्यवस्था है। रोड से जाना हो, रेल से जाना हो, वाटरवे से जाना हो या एयरपोर्ट के थ्रू जाना हो, ये सारी चीजें भी हैं। एक बहुत बुरी चीज ये है कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा है ना, जिसकी वजह से जो स्पेशली एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसे बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है। टूरिज्म एक बहुत अच्छा एक्टिविटी है इस बेसिन एरिया में, ठीक। जो हम पोल्यूशन की बात कर रहे थे, रिवर पोल्यूशन जो हो रहा है स्पेशली गंगा में, टू कंजर्व द रिवर गंगा नमामि गंगा प्रोग्राम गवर्नमेंट ने शुरू किया था और अभी भी वो रनिंग है। और इस प्रोग्राम में गंगा नदी को साफ करना, गंगा नदी के पास के जितने बैंक्स हैं उन्हें रेनोवेट करना, उनकी सजावट करना, ये सारी चीजें इस प्रोग्राम के अंतर्गत आती हैं। ओके, देयर इज एन इमेज, हियर इज एन इमेज शोइंग ऑफ अ टाइगर in the Manas Wildlife Sanctuary. And where is Manas Wildlife Sanctuary? I just told you. Manas Wildlife Sanctuary is in the state of Assam. Okay, all right. एक और information है. To accelerate the efforts to achieve universal sanitation coverage. Sanitation coverage हो जाए वो भी universally, मतलब पूरी country में. And to put force on sanitation, the Prime Minister of India launched Swachh Bharat Mission on 2nd October 2014. 2nd October 2014, that means गांधी जयंती के दिन 2014 में गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया था ताकि ये जो सैनिटेशन है ना ये लोगों तक पहुंचे, लोग टॉयलेट्स का इस्तेमाल करें, लोग कूड़ा ना फैलाएं, गंदगी ना करें, ठीक है, डस्टबिन का अच्छे से उपयोग करें, वेस्टेज ना करें, पोल्यूशन को कम से कम होने दें। इस मोटिव के साथ स्वच्छ भारत मिशन को शुरू किया गया था और ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरैक्शन में हार्मनी बनाने के लिए। क्योंकि अगर आप नेचर के साथ हार्मोनियस नहीं रहोगे, कोऑपरेट नहीं करोगे, तो नेचर बदले में आपको कोई केयर, कोई रिसोर्स नहीं दे पाएगी। कांस्टेंट डिस्ट्रक्शन, डिटेरियोरेशन की वजह से आप ही को प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हम कैसे अपने एनवायरमेंट को कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार आप पूरे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन को रिवाइज कर लो और हम लोग का जो होमवर्क था, ये 4 होमवर्क है ना हमारे पास, हम लोग को ये पूरे करने हैं। गंगा की ट्रिब्यूटरी, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी, वो स्टेट्स जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में लाई करती हैं उन स्टेट्स के नाम, और ब्रह्मपुत्र रिवर को कौन कौन से नाम से जाना जाता है, ये चारों होमवर्क अब कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। आपको आंसर्स पता चल जाएं, उसके बाद हम लोग केस स्टडी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो लेट्स डू दिस होमवर्क फटाफट। ऑल राइट, तो करते हैं अब अपना होमवर्क। पहला क्वेश्चन था कि ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा बताना है आपको, तो ये हो गई। अगर ये ऐसे गंगा आ रही है बच्चों,
तो ये हो गई इसकी राइट बैंक और ये हो गई इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। राइट बैंक से आने वाली ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना, चंबल, बनास, सिंध, बेतवा, केन और सोन रिवर। और लेफ्ट बैंक से इधर ये लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। लेफ्ट से आने वाली रिवर है रामगंगा, घाघरा, काली, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी। ठीक है, ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की। दैट मीन्स ये सब लोग गंगा की मेन रिवर में अपना कंट्रीब्यूशन करती हैं, कहीं ना कहीं जाके ज्वाइन करती हैं। फिर है ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, ये है नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज, पूरी लिस्ट है। और ये साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज। आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये केवल आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पे आपको आंसर दिया गया है। ठीक है, केवल आप देख लो, आपको पता होना चाहिए कि ये सब नाम है रिवर ट्रिब्यूटरीज के, रटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। स्टेट्स इन विच गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइज। तो भैया अगर गंगा बेसिन की बात करें, और मैंने आपको बेसिन का मतलब बताया था, मेन रिवर और उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो जितने एरिया को फेड करती हैं या ड्रेन करती हैं, वो पूरे एरिया को हम बेसिन कहते हैं। राइट, तो गंगा 10 स्टेट्स को, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज मिलके 10 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी को ड्रेन करती हैं। स्टेट्स के नाम है ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, दिल्ली। ठीक, और ब्रह्मपुत्र का बेसिन कौन सी स्टेट्स में लाई करता है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल। देखो वेस्ट बंगाल कॉमन हो गया गंगा के लिए भी, ब्रह्मपुत्र के लिए भी। वेस्ट बंगाल, मेघालय और नागालैंड, ये 6 स्टेट्स को ड्रेन करता है। तो ये हो गया पूरा बेसिन, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। फिर फोर्थ क्वेश्चन था डिफरेंट नेम्स ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। तो भैया तिब्बत में इस रिवर को सैंगपो के नाम से जाना जाता है, और फिर यही सैंगपो इंडिया में एंटर करती है और फिर बांग्लादेश चली जाती है। और जब ये बांग्लादेश जाती है तो इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये थे कुछ डिफरेंट नेम्स ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। हमारा ये वाला होमवर्क भी पूरा हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब एक केस स्टडी पढ़ते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन। तो इस एनवायरनमेंट का जो इंटरैक्शन ह्यूमन के साथ है, या ह्यूमन किस तरीके से एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है, इससे रिलेटेड एक केस स्टडी देखते हैं लेक्स के एग्जाम्पल से। लेक विच इज अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मेनी पीपल। कैसे कैसे लेक से लोग पैसे कमाते होंगे, सोच सकते हो आप। एक केस स्टडी है यहाँ पे, इसको रीड करके शायद हम लोग समझ पाए। ओके, सो बिनोद विच इज अ फिशरमैन, हु इज अ फिशरमैन लिविंग इन द मटवाली मौन विलेज ऑफ बिहार। बिहार के एक विलेज में रहता है एक फिशरमैन जिसका नाम विनोद है। एंड ही इज अ हैप्पी मैन टुडे। With the efforts of the fellow fishermen, Ravinder, Kishore, Rajiv and others, he cleaned the Maun or the Oxbow Lake to cultivate different varieties of fish. The local weed, which is known as Hydrilla or Valinaria, that grows in the lake is the food of the fish. The land around the lake is very fertile. He sows crops such as paddy, maize, and pulses in these fields. The buffalo is used to clothe the land. The community is satisfied. There is enough fish catch from the river, enough fish to eat and enough fish to sell in the market as well. Okay? देखो इसमें क्या बताया गया इस केस स्टडी में। एक इंसान है विनोद, जो कि एक फिशरमैन है, बिहार में रहता है। और वो क्या करता है, वो बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि वो अपने बाकी के फिशरमैन के साथ एक मौन, जिसको मौन एक लोकल लैंग्वेज है, ठीक है, मौन को उसने क्लीन किया। मौन एक ऑक्स बाउ लेक होता है। हम लोगों ने ऑक्स बाउ लेक के बारे में पढ़ा था। जिसको भी याद हो उसको वो तुरंत रिपीट कर सकता है, जो भूल गया है पुरानी वीडियोस पे जा सकता है। एनीवे, मैं आपको ऑक्स बाउ लेक एक बार समझा देती हूँ। ऑक्स बाउ लेक क्या है? जब रिवर बहुत मियांडर करती है और किसी एक पॉइंट पे एक्सेस ऑफ मियांडरिंग की वजह से 2 लूप्स रिवर के मिल जाते हैं, ठीक है, और इतनी मियांडर हो जाती है कि कोई एक सेक्शन बिल्कुल अलग हो जाता है और यहाँ पर ये एक लेक बन जाता है। रिवर तो फ्लो करती रहती है, पर यहाँ पर ये लेक का वाटर किनारे रह जाता है, ठीक है। तो ये जो सेपरेटेड फॉर्म ऑफ वाटर है वो एक लेक क्रिएट कर लेता है, जिसे हम ऑक्स बाउ लेक का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये जो विनोद है, इसने अपने बाकी के फिशरमैन के साथ मिलके
इस ऑक्सबाउ लेक को क्लीन किया। अब जब साफ कर दिया, मछली वहां आराम से आके रहने लगी। आपको पता है लेक्स में फिशेस आसानी से आके आप उन्हें कैच कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि स्टिल वाटर होता है थोड़ा सा, है ना, लेक्स में। फिशेस आने लग गई वहां पे, डिफरेंट वैरायटी ऑफ फिश वहां आने लग गई। और क्योंकि वहां एक लेक है तो आसपास का जो एरिया है लेक का वो काफी फर्टाइल है। दैट मीन्स वो जो सॉइल है लेक के आसपास की वो काफी न्यूट्रिशियस है। तो विनोद क्या करता है, इस लेक के अंदर जो फिश है उसे कैच करके वही खाता भी है, उसको बेचता भी है, ठीक है, और आसपास की जो फर्टाइल लैंड है उस पे क्रॉप्स भी कल्टीवेट करता है। तो एक लेक की हेल्प से उसको कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल गई टू अर्न मनी, टू हैव अ लाइवलीहुड। और इसीलिए यहाँ पर लेक एक सोर्स ऑफ लाइवलीहुड की तरीके से आपको दिखाया गया है। आप ह्यूमन और एनवायरनमेंट का इंटरैक्शन देख सकते हो। एनवायरनमेंट अपनी तरीके से रिएक्ट करके, अपनी तरीके से इंटरैक्ट करके ह्यूमन की हेल्प कर रहा है कि आपने मियांडरिंग करी, रिवर की मियांडरिंग अपने आप नेचुरली हुई, उस मियांडरिंग की वजह से बना एक ऑक्सबाउ लेक। अब ऑक्सबाउ लेक में आ रही हैं फिश, फिश जो कि ह्यूमन की हेल्प कर रही हैं टू अर्न अ लाइवलीहुड, ठीक, और ह्यूमन हेल्प कर रहा है इस लेक को साफ करने में। ये है ह्यूमन और एनवायरनमेंट का इंटरैक्शन। बाकी लोग भी बहुत खुश हैं क्योंकि वहां पे क्रॉप भी उग सकती है, बफलोज के थ्रू लैंड को फ्लो करा लिया जाता है। पूरी की पूरी कम्युनिटी बहुत खुश है क्योंकि इनफ फिश आती है उस रिवर में खाने के लिए भी और बेचने के लिए भी। दे हैव बिगन सप्लाई टू द नेबरिंग टाउन एज वेल। द कम्युनिटी इज लिविंग इन हार्मनी विद द नेचर। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप नेचर से बहुत सारी रिसोर्सेज लेते हो, ठीक है, नेचर आपको सर्व करता है, पर आपको उसकी केयर भी करनी पड़ेगी, आपको हार्मनी के साथ रहना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते आप दैट यू कीप टेकिंग इट, यू कीप टेकिंग फ्रॉम नेचर एंड यू गिव नथिंग इन रिटर्न। ऐसे नहीं चल सकता। आप कॉन्स्टेंटली पॉल्यूशन मचाओ, कूड़ा मचाओ, नेचर की बिल्कुल कदर ना करो और नेचर आपको कॉन्स्टेंटली सर्व करता रहे, ऐसा नहीं हो सकता। द कम्युनिटी, एनी कम्युनिटी हैज टू लिव in harmony with the nature. As long as the pollutants from nearby towns do not find their way into the lake waters, the fish cultivation will not face any threat. और जब तक ऐसे लेक्स पर, जो विनोद के घर के पास लेक है या ऐसे कोई भी लेक्स, जब तक उन लेक वाटर पर पल्यूटेंट्स नहीं आते, जब तक वो पल्यूटेंट्स से बचा हुआ है, तभी तक ये लेक में फिश कल्टीवेशन अच्छे से हो सकता है। जहां एक बार रिवर में या लेक्स में पल्यूटेंट्स ने अपना घर बनाना शुरू किया, फिशेस मरना शुरू हो जाएंगी, फिश की कोई कल्टीवेशन नहीं हो पाएगी, हार्मनी डिस्टॉर्ट हो जाएगी ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच में, और फिर ना तो नेचर आपको सर्व कर पाएगा, ना आप नेचर से कुछ एक्सट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। सो इस केस स्टडी से हमें ये पता चलता है कि नेचर हमें बहुत तरीके से हेल्प कर सकता है, हमारी लाइवलीहुड अर्न करने में भी हेल्प कर सकता है, जैसे विनोद की करी, राइट। पर हमें उसके साथ हार्मनी बना के चलना पड़ेगा, हमें उसे साफ करना पड़ेगा ताकि वो हमें सर्व कर सके। हमें उसके साथ हार्मनी बना के चलना सबसे ज्यादा अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, तभी नेचर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इस केस स्टडी से हमें ये सीख मिलती है कि नेचर हमें बहुत कुछ दे सकता है अगर हम उसके साथ हार्मनी बना के चले, ओके। All right, so at the end of the chapter, let's recall the chapter with the help of some exercises. Revision के बिना कोई learning complete नहीं. All right. फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है दैट यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और बहुत ब्रीफ में आंसर करना है, ठीक है, बहुत बड़ा चढ़ा के जबरदस्ती में लाइन ऐड नहीं करनी है, स्ट्रेट अवे टू द पॉइंट। फर्स्ट पार्ट इज आस्किंग नेम द कॉन्टिनेंट इन विच द अमेज़न बेसिन इज लोकेटेड। वेरी इजी। हम लोगों ने जब अमेज़न बेसिन, लाइफ ऑफ अमेज़न शुरू किया था तभी देख लिया था कि अमेज़न बेसिन कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में। और यहाँ पे बच्चों कॉन्टिनेंट पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर कंट्रीज पूछा जाता तो फिर आपको उन सारी कंट्रीज का नाम लिखना पड़ता जहां तक अमेज़न बेसिन स्प्रेड है, पर यहाँ पे कॉन्टिनेंट पूछा है इसलिए साउथ अमेरिका। सेकेंड पार्ट, व्हाट आर द क्रॉप्स ग्रोन बाय द पीपल ऑफ द अमेज़न बेसिन। हम लोगों ने लाइफ ऑफ अमेज़न बेसिन देखा था, है ना, वेजिटेशन एंड क्लाइमेट के सब हेडिंग्स में भी देखा था कि लोग वहां क्या उगाते हैं, मेजर क्रॉप्स क्या क्या हैं।
So the answer is crops are grown by the people of Amazon basin. The crops which are grown by the people of Amazon basin are tapioca, pineapple, sweet potatoes, cassava जिसे manioc भी कहते हैं, maize, coffee and cocoa are other important crops. ठीक है, ये सारे क्रॉप आइटम हैं, आप इनमें से कुछ भी याद कर सकते हो, और अगर आपसे नंबर के फॉर्म में पूछा जाए टेल एनी 5, टेल एनी 4, तो आप इसमें से पिक कर सकते हो. अदरवाइज क्रॉप्स के लिए आप ये सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हो. All right. Third part. Name the birds that you are likely to find in the rainforests of Amazon. हमने चैप्टर में नाम पढ़ा था, ध्यान से याद करो, और कुछ की तो इमेज भी देखी थी. So the birds which are found in the rainforest of the Amazon are toucans, hummingbirds and bird of paradise. और एकदम ब्यूटीफुल कलर्ड प्लमेज होता है उनका, बहुत कलर्स होते हैं उनके फेदर पे, ओवरसाइज्ड बिल्स होते हैं बर्ड ऑफ पैराडाइज के. ठीक है, बर्ड ऑफ पैराडाइज इज अ फैमिली ऑफ बर्ड्स जिसमें बहुत कलर्ड प्लमेज वाली बर्ड्स की कैटेगरी आती है. ठीक है, और ये बर्ड्स बहुत डिफरेंट है क्योंकि ये हमें इंडिया में देखने को नहीं मिलती. ठीक है. फोर्थ पार्ट. व्हाट आर द मेजर सिटीज लोकेटेड ऑन द रिवर गंगा? दैट मीन्स गंगा का जितना भी बेसिन एरिया है उसके पूरे रूट में आने वाली इंपॉर्टेंट सिटीज का नाम आपको बताना है. ठीक, स्टार्टिंग विद देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना. ठीक, these are the major cities located on the river Ganga. Fifth part. Where are the one-horned rhinoceros found? One-horned rhinoceros इंडिया में एक ही जगह पे मिलते हैं, and that is Assam. Okay. Coming on to question number 2. Question number 1, answer the following questions, finish. Question number 2 पे आ जाते हैं, and the question is tick the correct answer. That means statement will be given to you with 3 options और आपको सबसे suitable या correct option choose करना होगा. So the first part says toucans are a type of. toucans क्या होते हैं? birds, animals या crops. हम लोगों ने अभी आंसर में भी देखा था और चैप्टर में भी देखा था, याद करो. toucans are birds. Okay. Manioc. Manioc is the staple food of which region? गंगा बेसिन, अफ्रीका या अमेजोन? हम लोगों ने ट्रॉपिकल रीजन पढ़े इस पूरे चैप्टर में. मैनियोक एक बहुत इंपॉर्टेंट फूड है, एक स्टेपल फूड है बेसिकली, बट वो कौन सा रीजन का है? अमेजोन रीजन का. ओके. सी पार्ट. कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द रिवर ऑरेंज रिवर, हुगली रिवर, भागीरथी रिवर. कोलकाता, द सिटी कोलकाता इज सिचुएटेड and located on the banks of which river? The Hooghly River. Okay. D part. Deodars and firs are a type of coniferous trees, deciduous trees and shrubs. ये deodars और fir जहां मिलते हैं वो कौन से trees है? coniferous हैं, deciduous हैं या shrubs का फॉर्म है? देखो shrubs तो नहीं है ये, है ना. deodar की लकड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो shrubs तो कैंसिल हो गया अपने आप ही. बचते हैं 2 ऑप्शन. They are coniferous trees. ठीक है, क्योंकि ये जनरली हाई एल्टीट्यूड पे मिलने वाले ट्रीज होते हैं, ये सॉफ्ट वुड होते हैं. ठीक है, सो दे आर coniferous trees. E part. Bengal tiger is found in mountains, delta area या Amazon? बंगाल टाइगर कहाँ मिलता है? अब देखो नाम से बंगाल है तो अमेजोन तो अपने आप कैंसिल हो गया. ठीक है, बंगाल टाइगर है, आपको पता है स्नोई रीजन में टाइगर्स थोड़ा कम रह पाते हैं, उनके लिए हैबिटेट टफ होता है माउंटेन्स में, इसलिए माउंटेन्स भी कैंसिल हो गया. सो द आंसर इज डेल्टा एरिया. और बंगाल टाइगर मेजरली फाउंड इन वेस्ट बंगाल, जो खुद अपने आप में एक डेल्टाइक एरिया है. वेस्ट बंगाल एक डेल्टाइक रीजन फॉर्म करता है. ठीक है, सो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन कि बंगाल टाइगर डेल्टा एरिया में मिलता होगा. ओके, टेक द करेक्ट ऑप्शन बी, फिनिश. क्वेश्चन नंबर 3 सेज मैच द फॉलोइंग. दैट मीन्स यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और उनसे एसोसिएटेड कुछ क्लूज या उनके मीनिंग या ऐसा कुछ रिलेशन या एसोसिएशन दिया हुआ है. यू हैव टू मैच द करेक्ट वर्ड विद द करेक्ट क्लू. सो द वर्ड्स आर कॉटन टेक्सटाइल, मलोका, पिराना, सिल्कवर्म, काजीरंगा. और यहाँ पे ऑप्शंस में आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं. असम, टेरेस फार्मिंग, सेरिकल्चर, स्लैंटिंग रूफ, गंगा प्लेन, वाराणसी, फिश. ठीक है, 5 वर्ड्स हैं और आपके पास 7 ऑप्शंस हैं. अब आपको मैच करना है. आंसर इज योर. कॉटन टेक्सटाइल सबसे ज्यादा फेमस है वाराणसी में. मलोका एक स्लैंटिंग रूफ का फॉर्म होता है. ठीक है,
पिराना एक फिश होती है। पिराना आपने कई बार सुना भी होगा, हो सकता है न्यूज में या कभी कभी किसी कार्टून सीरीज में। पिराना एक फिश होती है। सिल्क वर्म से सेरिकल्चर होता है, क्योंकि सेरिकल्चर का काम है, सेरिकल्चर में हम सिल्क को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और सिल्क को हम एक्सट्रैक्ट किससे करते हैं? सिल्क वर्म से एक्सट्रैक्ट करते हैं, सिंपल। काजीरंगा जो कि एक नेशनल पार्क है, एंड वेयर इट इज इन असम। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस भी खत्म। गिव रीजंस, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि यहाँ पे आपको फैक्ट तो दिया होता है, बट बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, और बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको बताना होता है व्हाई। सबको पता है दैट रेन फॉरेस्ट आर डिप्लीटिंग, खराब हो रहे हैं, पर क्यों? रीजन क्या है? ये एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। ओके, सो यू हैव टू गिव द रीजंस फॉर द गिवन स्टेटमेंट. First statement is saying the rainforests are depleting. Now that's a fact, we all know, but why? What are the reasons for its depletion? The answer is here, the rainforests are depleting because of the following reasons. Number 1, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो रही हैं, जिसकी वजह से पेड़ काटे जाते हैं, पूरा एरिया, पूरा हैबिटेट डिप्लीट होता है, डिस्ट्रक्ट होता है, डिस्टर्ब होता है. Developmental activities have been started in a big way, resulting in the cutting of rainforest for various purposes. आप constantly न्यूज में भी देखते होंगे कि बड़े बड़े रेन फॉरेस्ट और ऐसे सैंक्चुरी वाले रीजन से बड़े बड़े ब्रिज या रेलवे ट्रैक निकाले जा रहे होते हैं, और लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं इस बात के लिए, ठीक है, क्योंकि वो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज भले ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पर उसकी वजह से फॉरेस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट कट हो जाता है, और हम सबकी हैबिटेट डिस्टर्ब होती है. वाइल्ड लाइफ वहां डिस्टर्ब होगा, वेजिटेशन डिस्टर्ब होगी, और वो वाइल्ड लाइफ भाग के फिर हमारे एरिया में आएगा, और जाहिर सी बात है फिर ह्यूमन और एनिमल का क्लैश होता है. तो रेन फॉरेस्ट का डिप्लीशन का सबसे बड़ा और सबसे पहला रीजन है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज. सेकंड, द इंडिजिनस पॉपुलेशन हैज बीन पुश्ड आउट हु प्रैक्टिस कंजर्वेशन एक्टिविटीज ऑफ फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ. अच्छा, उस फॉरेस्ट में रहने वाली जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है, उन्हें बाहर निकाला जा रहा है कि अब आप बाहर जाइए, बाहर जाके अपने घर बनाइए, मार्केट में जाके अपने लिए जॉब्स ढूंढिए. अब फॉरेस्ट में रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम काम करेंगे, यहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होनी है, यहाँ पे अलग अलग तरीके के कंजर्वेशन एफर्ट्स गवर्नमेंट या और बहुत सारे यूनिट्स करती हैं, जिसकी वजह से इंडिजिनस पॉपुलेशन के राइट्स छीनकर उन्हें बाहर निकाला जाता है. और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों ये है, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं वो नेचर के बहुत क्लोज होते हैं, तो वो नेचर की रिस्पेक्ट भी करते हैं और नेचर की केयर भी करते हैं. तो ये जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है, ये फॉरेस्ट को बचाने के लिए और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज करती थी, जिससे वो लोग फॉरेस्ट में सेफ फील करे. पर अब जब इनको बाहर निकाल दिया जाएगा तो ये एक्टिविटीज कौन करेगा? And that marks the second reason for the rainforest getting depleted. Third reason, industries are being set up after clearing the forest. कितनी अजीब बात है, कितनी आयरॉनिकल बात है. फॉरेस्ट जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा ऑक्सीजन का सोर्स होता है, कार्बन सिंक होता है, वाइल्ड लाइफ का घर होता है, हमें इतनी सारी रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, उसे कट करके वहां पर बड़ी इंडस्ट्रीज लगा दी जाती हैं, जिससे पोल्यूशन क्रिएट होता है, ठीक है, और जो लोग वहां रह रहे थे उनका हैबिटेट भी खत्म हो जाता है. तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है फॉर द रेन फॉरेस्ट गेटिंग डिप्लीटेड. फोर्थ रीजन, लंबरिंग डेवलप हो गई है. लंबरिंग बहुत बड़ा रीजन है जिससे रेन फॉरेस्ट डिप्लीट हो रहे हैं. पेड़ को काटो, उसकी लकड़ी से कुछ अलग अलग चीजें बनाओ, फर्नीचर बनाओ, किसी भी तरीके के टिम्बर के यूटिलाइजेशन के लिए जो ये प्रोसेस शुरू हुआ है, इससे भी रेन फॉरेस्ट का बहुत डिप्लीशन होता है. ठीक. Fifth reason, topsoil is washed away during rains and lush green forests turn into barren lands. अच्छा, रेन फॉरेस्ट का एक बहुत बड़ा बैकड्रॉप ये भी है, क्योंकि वहां रेन बहुत होती है, इसीलिए ऑब्वियसली उनका नाम रेन फॉरेस्ट है, क्योंकि रेन फॉरेस्ट उसी रीजन में होते हैं जो बहुत वार्म होते हैं. टेम्परेचर काफी हाई रहता है इन रीजन का, ठीक है, और प्रेशर इसीलिए लो रहता है, और इसीलिए बहुत रेन होती है यहाँ पे. इस कांस्टेंट और हैवी रेन्स की वजह से इन फॉरेस्ट की जो टॉप लेयर है ना सॉइल की, वो वॉश अवे हो जाती है. रेन वाटर टॉप लेयर ऑफ द सॉइल को वॉश अवे कर देता है, जिसकी वजह से
जो ट्रीज हैं या जो प्लांट्स हैं उनका होल्ड बहुत वीक हो जाता है, ठीक है। तो ये जो लश ग्रीन फॉरेस्ट है ये बैरन लैंड्स में बदल जाते हैं क्योंकि टॉप सॉइल चली गई, और सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फॉरेस्ट के सस्टेनेंस के लिए। अगर मिट्टी खराब हो गई तो पेड़ नहीं उग पाएंगे, और जब टॉप सॉइल जो सबसे न्यूट्रिएंट रिच होती है अगर वो ही वॉश अवे हो जाएगी तो जाहिर सी बात है दैट फॉरेस्ट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, ठीक है। आप कॉन्स्टेंटली पेड़ काटते जाइए, देखिए आपकी सॉइल अपने आप ही उड़ जाएगी, रेन आएगा, स्टॉर्म्स आएंगी, हवा चलेगी और टॉप लेयर उड़ जाएगी एंड वो फॉरेस्ट एक बैरन लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दीज आर द टॉप 5 एंड वेरी डिस्टर्बिंग रीजंस for the depletion of rainforest. Okay, so these are the reasons and you should know why it is happening. So these are the reasons. Second statement is asking paddy is grown in the Ganga Brahmaputra plains. जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन प्लेन्स हैं उन प्लेन्स में सबसे ज्यादा पैडी ग्रो होता है, ठीक है। इनफैक्ट इंडिया तो टॉप कंट्रीज में से आती है फॉर द प्रोड्यूसर्स ऑफ पैडी, दैट मींस राइस, ठीक है। आपको बताना है क्यों इन गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में ही पैडी उगाया जाता है, बाकी कंट्री में बहुत स्मॉल लेवल पे उगता है, बट ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है, जो ये प्लेन रीजन है, यहाँ पे सबसे ज्यादा पैडी ग्रो होता है। ऐसी क्या खास बात है इन प्लेन्स में? So let's read out the reason for this. Paddy is grown in the Ganga Brahmaputra plains because of the following reasons. पहली बात तो ये बच्चों कि deep loamy soil मिलती है इस region में. Deep loamy soil is found in these plains due to the deposition of silt by the rivers for thousands of years. आपको पता है गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स पे बहती हैं perennial rivers. That means जो सारा टाइम फ्लो करती रहती हैं. They are not stagnant और स्टेइंग रिवर्स, वो रुकने वाला पानी नहीं है इन रिवर्स का, ठीक है। एवर फ्लोइंग रिवर्स हैं, और जब एवर फ्लोइंग है तो कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई सिल्ट डिपॉजिट करती रहती हैं ये लगातार, और हजारों सालों से ये काम कर रही हैं, जिसकी वजह से सॉइल काफी लोमी बन चुकी है। रिवर्स इन द फ्लड्स स्प्रेड अ न्यू लेयर ऑफ अलूवियल एवरी ईयर। हर साल इन नॉर्दर्न प्लेन्स पे बाढ़ आती है, और उस बाढ़ के बाद एक बहुत अच्छी चीज, वैसे तो बहुत नुकसान होता है, बट एक बहुत अच्छी चीज ये होती है कि फ्लड प्लेन का क्रिएशन होता है, और उस फ्लड प्लेन में अलूवियल सॉइल का बहुत अच्छा डिपोजिशन होता है। हेंस इट डज नॉट रिक्वायर मैन्योरिंग। मैन्योर्स डालने की जरूरत बहुत कम पड़ती है नॉर्दर्न प्लेन्स के रीजन में, ठीक है, क्योंकि अलूवियल का डिपॉजिट इतना रिच होता है इन रिवर्स के थ्रू कि मैन्योर्स नहीं डालने पड़ते। Canals from rivers supply ample of water for irrigation of paddy fields during the dry season. अच्छा, नॉर्दर्न प्लेन्स में पेरेनियल रिवर्स हैं और मॉनसून्स भी अच्छे आते हैं, पर कभी अगर ड्राई सीजन चल रहा है तो उस टाइम पर रिवर वाटर से कलेक्ट किया हुआ जो कैनाल्स में वाटर स्टोर्ड है, रिवर में जब रेन ड्रॉप्स गिरती हैं और रिवर का जो लेवल है वो एक्स्ट्रा ऊपर बढ़ जाता है, तो ये जो एक्स्ट्रा वाटर है इसको कैनाल्स में स्टोर कर लिया जाता है, कैनाल्स में स्टोर कर लिया जाता है, सो दैट जब भी ड्राई सीजन आएगा तो इस स्टोर्ड वाटर को हम यूज कर सकते हैं इरिगेशन पर्पसेस में। यही किया जाता है इन प्लेन्स रीजन में। ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन रीजन है, यहाँ पर जब भी रिवर ओवरफ्लो करती है तो उस एक्स्ट्रा वाटर को हम कैनाल्स में स्टोर कर लेते हैं, और फिर ड्राई सीजन में पैडी फील्ड्स के इरिगेशन में उसका यूज होता है। द लोअर पोर्शन ऑफ द प्लेन्स रिसीव्स एडिक्वेट रेनफॉल। जो प्लेन्स के लोअर पोर्शन है, दैट मीन्स अगर इंडिया का ये वाला पोर्शन, स्पेशली द उत्तराखंड डाउन साउथ टू उत्तर प्रदेश बिहार रीजन लीडिंग टुवर्ड्स वेस्ट बंगाल, द अपर वेस्ट बंगाल एंड असम, ये वाली जो एक पूरी बेल्ट है ना, इस बेल्ट में स्पेशली जो इनका सदर्न पोर्शन है बहुत अच्छी रेनफॉल रिसीव करता है ये वाला रीजन, और इसीलिए पैडी कल्टीवेशन के सबसे बड़े सोर्स और सबसे बड़े सेंटर्स, प्रोडक्शन सेंटर्स भी यही हैं। चीप लेबर इज ऑल्सो अवेलेबल, मैंने आपको पहले भी बताया है, और ये शायद एक बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि प्लेन रीजन के अपने कुछ बेनिफिट होने की वजह से प्लेन रीजन बहुत पॉपुलस होता है, और क्योंकि यहाँ पे बहुत पॉपुलेशन रहती है इसलिए लेबर भी चीप मिल जाती है। चीप से मेरा मतलब बेटा ये है
कि एक बहुत ही कम रेट में उनका स्केल हमें मिल सकता है, ठीक है। Means of transportation are developed to raise the movement of paddy and rice to the nearby markets. और प्लेन रीजन में ट्रांसपोर्टेशन एस्टैब्लिश करना, रोड कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करना, ये भी बहुत आसान होता है। इसलिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत अच्छे से हेल्प करता है पैडी को मूव करने में, मतलब मार्केट का एस्टैब्लिशमेंट भी बहुत अच्छे से हो सकता है गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में। फिर न्यू टेक्नोलॉजीज आर बीइंग अडैप्टेड और अडॉप्टेड बाय द फार्मर्स because they can afford it due to their sound financial positions. जो नदर्न प्लेन के फार्मर्स हैं वो फाइनेंशियल पोजीशन उनकी थोड़ी साउंड है बाकी रीजन के फार्मर्स से, क्योंकि यहाँ पे कल्टीवेशन इतना स्ट्रॉन्ग लेवल पे होता है, यील्ड इतनी ज़्यादा अच्छी आती है, प्रोडक्शन इतना अच्छा है दैट वेरियस फार्मर्स हैव वेरी साउंड फाइनेंशियल पोजीशन। और अगर आपके पास पैसे हैं so obviously you can afford the new technologies for your cropping patterns, ठीक है। so these are the major 7 reason कि पैडी जो है वो सबसे ज्यादा गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में ही क्यों ग्रो होती है। पहली बात तो सॉइल अच्छी है, दूसरी बात फ्लड प्लेन्स बनने की वजह से अलूवियल का बहुत अच्छा डिपॉजिट मिलता है इन प्लेन्स में, थर्ड वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, तो ड्राई सीजन में भी हम कैनाल में सेव किया हुआ वाटर यूज कर सकते हैं। फिर आपको जो लोअर पोर्शन है प्लेन का वो बहुत अच्छी रेनफॉल, खुद में भी बहुत अच्छी रेनफॉल रिसीव करता है, लेबर बहुत चीप रेट पे मिल सकती है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है जिसकी वजह से मार्केट बहुत अच्छी इस्टेब्लिश होती है, और न्यू टेक्नोलॉजीज का अडॉप्शन इन प्लेन रीजन्स में थोड़ा क्विक और इजी होता है, ठीक है। So with this we have come to the end of our chapter number 8, human environment interaction in the tropical and subtropical region, ठीक है। Thank you, revise well, please revise well, happy learning, we'll see you in the next one.